Hello, testing 1 2 3, hello. ऑलराइट जनाब, अच्छा मुझे एक प्रिविलेज हासिल है कि मुझे तारुफ नहीं कराना पड़ेगा। क्लास जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करते। सो अब तक जो आप लोग काम करते हुए आए हो, आपने पाइथन के अंदर चीज़ें लोड की हैं, तो वो सारी की सारी आपने या तो CSV फाइल लोड की है या तो आपने एक्सेल फाइल लोड की है। अभी आपके जहन में नोशन ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक CSV आती होगी और हमें मिलेगी और हम उसी पे काम करेंगे, जबकि एंटरप्राइज के अंदर डेटा एक्सेल के अंदर होता है या डेटा बेसिस में, डेटा बेसिस के अंदर होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एंटरप्राइज जिस जगह पे डेटा रखते हैं उन जगह पे आपको कोई नहीं करना आना चाहिए। अब ये बात इंपॉर्टेंट कैसे है भाई आपको कैसे पता चला? हम तो एक्सेल में काम करते हैं, आधे एक्सेल में काम करते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि भाई डेटा बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है? भाई मुझे ऐसे पता चला कि अगर आप दराज की जाकर JDs देखो, आप जाके जितनी भी नए स्टार्टअप्स हैं उनकी JDs देखो, बाइकिया की JD देखो, सब जगह वो लिखते हैं कि आपको SQL के अंदर काम करना आना चाहिए। तो ये क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ गिविंग डेटा एक्सट्रैक्टेड, राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया, यूज़र को भिजवाया। इससे क्या हो जाता है? लीक भी हो जाता है। इससे सिक्योरिटी के कंसर्न भी हो सकते हैं कि मेरे से भेजते हुए बीच में से हैक हो गया, मुझे भेजते हुए मैंने गलत जगह पे ड्रॉप कर दिया डेटा। लेकिन बीइंग इन डेटाबेस आई कैन मैनेज ऑल माय सिक्योरिटी की जिसको अलाउ किया वही एक्सेस कर पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो लॉग्स बनेंगे ना कि आपने एक्सपोर्ट किया था, आपसे लीक हुआ। ये बात क्लियर हो गई? सो एंटरप्राइज के अंदर फाइल्स जो सिक्योर की जाती हैं डेटा को, वो किस में रखा जाता है? डेटाबेसिस के अंदर, SQL डेटाबेसिस में। अब डेटाबेसिस भी कई तरह की होती हैं, लेकिन एंटरप्राइज को जो डेटा रखना होता है वो यूजुअली, अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर एग्जांपल डेटा यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है? यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है। भाई देखो मैं आगे बताऊँ, मुझे बताओ, आपने एम्प्लॉय की हायरिंग करी, उसका जो पूरा डेटा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें, ये स्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। तो बिजनेस के अंदर 90% जो डेटा होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम से ही आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी पर्टिकुलर इवेंट से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल हुई, सेल किस कस्टमर ने की, तो कस्टमर की एक एक्सेल फाइल होगी, एक आपके पास प्रोडक्ट की एक्सेल फाइल होगी, एक सेल की एक्सेल फाइल होगी जिसमें रिकॉर्ड होगा कि ये आपके पास मौजूद है। ऐसी होती है ना आपके पास फाइल्स। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट की एक्सेल फाइल्स होती है, इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर्स की, ऑडिट की, किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की एक्सेल फाइल होती है। तो बिजनेस के अंदर 80-85% डेटा क्या होता है? एक्सेल के अंदर, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है। और यही वजह है कि बिजनेसेस जो है वो डेटा बेसिस के ऊपर, स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिस पे होते हैं, मतलब SQL के ऊपर होते हैं। अब पहले समझने की जरूरत है कि SQL डेटाबेस होती है या SQL कोई चीज़ है। देखो भाई, डेटाबेसिस एक कॉन्सेप्ट है जहां पर डेटा रखा जाता है, राइट। SQL उसके अंदर उससे बात करने का तरीका है, राइट। इट्स अ डायलेक्ट। ये बात क्लियर हो गई? अब आप ये सोचोगे कि सर हमने तो सुना है ओरेकल होती है, MySQL होती है और SQL सर्वर होता है, ये क्या होता है? भाई ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, ये डेटाबेसिस हैं। ये डेटाबेसिस के वेंडर्स हैं। हर बंदे ने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है। जैसे आप बेकरी पे जाते हो, एक बेकरी दूसरी बेकरी से अलग होती है। एक बंदे के टोस्ट और दूसरे बंदे के टोस्ट अलग होते हैं, लेकिन वो उसने बनाई हुई, उसने बनाई हुई। अच्छा, आप ये सोचते हो कि यार मुझे फला जगह के टोस्ट ज़्यादा पसंद है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल वो उसमें तिल डालता है। अब मैं बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसलिए बिकॉज हर वेंडर की अपनी खुसूसियत है। मतलब ये कि डेटाबेस एक स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड भी बना हुआ है, लेकिन कुछ वेंडर्स क्या करेंगे, ओरेकल आपको 4 खुसूसियत एडिशनल देगा, SQL सर्वर अपनी 4 खुसूसियत अलग रखेगा। अब आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पे आपने डेटाबेस सेलेक्ट की हुई कि मेरे बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है जिससे ये खुसूसियात फिट होती हैं, इसलिए मैंने SQL सर्वर सेलेक्ट किया। ये बात क्लियर हो गई? अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है? हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रो माइक्रोसॉफ्ट है, हम लोग एज़्योर यूज़ करते हैं, हम लोग सब चीज़ें डायनेमिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारा इकोसिस्टम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम है, राइट। सो वहाँ पे डेटाबेस भी कौन सी मिलेगी आपको? ओरेकल नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको दूसरी डेटाबेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको मिलेगा SQL सर्वर, राइट। तो ये क्लियर होगी बात?
अब डेटा होता है डेटाबेसिस में, और हमें ये भी पता है कि ओरेकल, माईएसक्यूएल ये क्या चीज़ है, ये वेंडर्स हैं डिफरेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ये बताएं कि डेटाबेसिस के अंदर डेटा रखने की नौबत क्यों आई। एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, चलो मैं बोलता हूँ सिक्योर है, दुनिया की सिक्योर तरीन एप्लीकेशन एक्सेल है। आपने ये वाली स्क्रीन जरूर देखी होगी एक्सेल के ऊपर जो बीच में बनी हुई है। ये स्क्रीन कितनी अच्छी होती है ना, जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो हम जो काम सेव नहीं किया होता वो सब चले जाता है। मेक सेंस। और आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार 1 घंटे तक मैंने फॉर्मूला लगा के 1500 सब चीज़ें करी और ये फाइल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेल की फाइल वो लोड नहीं उठा सकी उस डेटा की प्रोसेसिंग का। दैट मीन्स कि वी नीडेड अ स्केलेबल सॉल्यूशन दैट वर्क्स विद बिलियंस ऑफ रोज। बिकॉज पहले जो बिजनेसेस होते थे उनके एक महीने में 10,000 बिजनेस इवेंट्स होते थे, मतलब 10,000 सेल्स होती थी, 10,000 टाइम्स उनके कस्टमर सेल करते थे। लेकिन क्या आज के बिजनेसेस वैसे हैं? आज के बिजनेसेस तो अली बाबा जैसे हैं जो कि एक एक दिन के अंदर 14 बिलियन डॉलर्स की सेल बुक करते हैं। उनके पीछे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मिलियंस और बिलियंस में होती है। तो क्या एक्सेल उस डेटा को रख सकता है? नहीं रख सकता, राइट? सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, राइट? So that means we need a database for it. We designed a database that is resilient, works with lots of data and also secure as well. ये बात क्लियर हो गई कि डेटाबेस में क्यों रखा जाता है, एक्सेल में क्यों नहीं। ये क्लियर है बात। अब आप नोटिस करते हैं कि आपके पास एक्सेल के अंदर आप चीजें जो रखते हैं वो आपके पास ऐसे पड़ी होती हैं कि आपके पास MISs होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल हुई, सेल के अंदर ही प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ये सब चीज़ें भी लिखी हुई आ रही हैं। अब आप एक्सेल के अंदर अपने पास डिफरेंट टैब्स में डेटा रखते हैं स्ट्रक्चर्ड जो रिलेट करता है, या आप एक ही शीट के अंदर सारा रख देते हैं। मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सेल्स का इवेंट हुआ जिसमें आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बिकी, ये कस्टमर ने खरीदी इस दिन, तो आप प्रोडक्ट का डेटा अलग टैब में मेंटेन करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स की मास्टर लिस्ट होती है, या आप प्रोडक्ट का डेटा उधर ही मेंटेन करते हैं जो मेन शीट है जहाँ पे सेल रिकॉर्ड हुई। अलग अलग होते हैं। ये क्यों करते हैं आप, ऐसे रिलेट क्यों करते हैं? अलग अलग इसलिए रखता है ताकि आसानी हो, फिर बाद में जब कंपेयर करने के बाद प्रोसेस करना है तो एक जगह उसकी मर्ज शीट ले आता है। एक बात है, एक्सेल के अंदर रिलेशनशिप्स का नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप रिलेशनशिप अपनी लॉजिक की बेसिस पे बनाते हो, आप बोलते हो इसकी बेसिस पे वी लुकअप करके लेकर आ रहे हो उस शीट से डेटा, राइट? लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास डेटाबेसिस के अंदर बाकायदा रिलेशनशिप्स मौजूद होते हैं। मतलब ये है कि ये टेबल पड़ा हुआ है और ये टेबल पड़ा हुआ है, इन दोनों का रब्त क्या है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट ID 5 आ रही है वो प्रोडक्ट ID 5 इस फला टेबल दूसरे टेबल के अंदर, जैसे एक्सेल में अलग अलग टैब्स होते हैं ऐसे ही डेटाबेसिस में अलग अलग टेबल्स होते हैं, राइट? तो हम अगर एक्सेल के अंदर एक ही शीट के अंदर बिल्कुल फ्लैट सारी प्रोडक्ट का नाम, सारे कस्टमर्स का नाम लिख के रख दें, तो कल सुबह एक कस्टमर का नाम था हसन और मैं उसको करना चाहता हूँ चेंज करके हुजैफा, तो मुझे कितनी रॉज अपडेट करनी पड़ेगी अगर मैंने एक ही जगह रखा हुआ। अगर हुजैफा के हसन के 1000 ऑर्डर हैं तो मुझे 1000 रॉज के ऊपर अपडेट करनी पड़ेगी हुजैफा। अगर मैं एक्सेल के अंदर अलग अलग रखता और वी लुकअप करके सिर्फ डेटा लाया होता तो मैं कस्टमर के टैब में जाता, हसन लिखा हुआ था उसको हुजैफा कर देता, वी लुकअप के नतीजे में जो डेटा उठ के आता वो क्या आता, हुजैफा। मेक सेंस? सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट मॉड्यूलर थिंग्स। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्सेल में 2 अलग अलग टैब्स क्यों रखे जाते हैं, एंड दैट इज द सेम रीजन व्हाई देयर आर डिफरेंट टेबल्स इन द डेटाबेस, राइट? एक टेबल है जहां पर सेल्स का इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि ये कस्टमर ID 5 ने सेल्स की है, राइट? उसने ये माल खरीदा है, प्रोडक्ट ID 8 का। तो आपके जहन में फौरन नोशन बनना चाहिए कि जब प्रोडक्ट ID की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट का टेबल होगा जिसके अंदर मुझे 8 नंबर की ID का रेफरेंस मिलेगा, कोई कस्टमर का टेबल होगा जहाँ पे मुझे 5 नंबर की ID का रेफरेंस मिलेगा, ताकि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उनको अगर MIS बना रहा हूँ तो इन दोनों की बेसिस पे वी लुकअप करके मैं दिखा दूंगा कि किस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी। ये बात क्लियर है सब लोगों को? अब आपको ये नोशन क्लियर हो गया कि एक्सेल में मल्टीपल टैब्स क्यों रखते हैं, हम रिलेशनशिप्स क्यों इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम एक ही टैब में रख देंगे तो रिलेशनशिप तो कुछ भी नहीं होगा, एक ही टैब में सब कुछ जमा कर दें। यही काम अगर हम SQL में कर देते, एक ही बिग टेबल बना देते जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम भी लिखा होता, बार बार रिपीट हो रहा होता, बार बार कस्टमर नेम रिपीट हो रहा होता फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर, तो क्या ये बेहतर तरीका था? मतलब ये कि अगर कल सुबह SQL में भी अपडेट करनी पड़ेगी
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हजार रॉस के ऊपर अपडेट चलानी पड़ेगी, हजार रॉस डिलीट करनी पड़ेगी। मेक सेंस? दिस इज वाई वी वर्क मॉड्यूलर। सो आइडिया ऑफ रिलेशनशिप समझ में आ गया कि रिलेशनशिप्स होना जरूरी क्यों है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक्सेल इन्फोर्स नहीं कर पाता, आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो उसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक्सेल बना नहीं। वो क्या चीज? देखो, बिजनेसेस वांट्स डेटा टू बी सिक्योर। अब अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको ये बात पता चले कि भाई हमारे डेटाबेस में ये कैपेबिलिटी है कि अगर एक फिक्टिशियस प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट टेबल में एंट्री ना हुई हो उसका सेल रिकॉर्ड हो सकता है, तो आप बोलोगे बड़ा अजीब वल्नरेबल डेटाबेस है, इसका मतलब तो कल तुम बिलियंस की सेल दिखा दो जिसके पीछे कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। बात समझ रहे हो? तो बिजनेस के लिए रिस्क है। तो बिजनेसेस डेटाबेस को ऑप्ट इसलिए करती है बिकॉज तमाम ट्रांजैक्शन सिक्योरली स्टोर होती हैं। अब सिक्योर स्टोरेज अगर इस सूरत में आपसे मशवरा मांगा जाए तो आप बोलोगे कि यार कुछ ऐसा करें कि ऐसा रूल लग जाए कि जब एंट्री हो रही हो सेल्स के टेबल में तो जाकर चेक करो कि जिस प्रोडक्ट के बारे में एंट्री हो रही है वो क्या प्रोडक्ट के टेबल में मौजूद है या नहीं। मेक सेंस? यही तरीका है ना सिक्योर करने का। इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेस में अच्छे तरीके से इन्फोर्स हो सकता है क्योंकि ट्रांजैक्शन ड्रिवन होता है। डेटाबेस में कोई भी एक चीज स्टोर होती है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन होती है। इसके मुकाबले में अगर यही चीज आपको एक्सेल में करनी होती तो क्या आपके लिए आसान था? एक्सेल में आपको क्या करना पड़ता? एक्सेल में आप एक जगह एंट्री कर देते, फिर आपको एक रिपोर्ट चेक बिल्ड करनी पड़ती कि ये जिसकी एंट्री हुई है वी लुकअप लगाओ। एक चेकिंग कॉलम बनाता मैं वी लुकअप का, उसमें जब #NA आएगा तो उसका मतलब वो एरर वाली रो है, वहां पे एंट्री मौजूद। समझ रहे हो? जुगाड़ निकाल लेंगे, लेकिन एक्सेल इसके लिए बना नहीं है। ये आपने बनाया, सिस्टम उसके अंदर मौजूद। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटाबेसेस क्यों जरूरी है? एक तो सिक्योर, दूसरा रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी। एक्सेल में 15 जगह से वी लुकअप तो लग जाएगा, लेकिन 15 तरीके से वी लुकअप लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेटाबेसिस में आपको ये चीज़ बड़ा इजी दिखेगी। जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको फर्दर और इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। द थर्ड थिंग इज द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, डेटाबेसिस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन कर पाती है, एक्सेल वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाता। तो 3 रीजंस व्हाई डेटाबेस एंड व्हाई नॉट एन एक्सेल फाइल। ये बात क्लियर हो गई? अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब तो ये मसला हो गया। हमने तो भाई ये पढ़ा है कि पाइथन के अंदर pd.read एक्सेल और pd.read CSV, तो हमें अब तो डेटा किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो pd.read SQL भी होता है। वो चीज जाके आप खुद एक्सप्लोर करोगे, वो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि उसमें लिखा क्या जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो आपको ये नोशन क्लियर हो गया कि आपकी नोटबुक में रियल वर्ल्ड में डेटा कैसे आएगा। pd.read SQL, और SQL के अंदर SQL लिखोगे जिससे डेटा आ जाएगा जैसा रिक्वायर किया है। जब आ जाएगा तो फिर आपकी नोटबुक वैसी की वैसी चलेगी। ये बात क्लियर? अब डेटाबेसिस के अंदर आपके पास मैंने कहा कि 2 टेबल रिलेट होते हैं। 2 टेबल रिलेट कब होते हैं? जब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो बात समझना, एक्सेल के अंदर मेरे पास 2 टैब थे। एक टैब था जिसमें सेल्स रिकॉर्ड हो रही थी और एक टैब था जिसमें प्रोडक्ट रिकॉर्ड हो रही थी। इस प्रोडक्ट की $100 की सेल हुई, प्रोडक्ट आईडी 5 और $100 लिखा हुआ है। अगले वाले टैब के अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी 5 और प्रोडक्ट का नेम है हेलो। यहां तक क्लियर है? अब प्रोडक्ट के टेबल में जो प्रोडक्ट की आईडी है वो प्राइमरी नोशन है। हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट के टैब में मौजूद है उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। मतलब ये कि अगर मैं सेल्स के टेबल में जाके प्रोडक्ट आईडी को देखूं तो क्या हर रॉ पे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगी? नहीं। लेकिन प्रोडक्ट के टेबल में जाकर मैं देखूंगा तो हर रॉ पे आईडी चेंज हो रही होगी और हर रॉ का अलग प्रोडक्ट होगा। वो जो की है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ओरिजिनल टेबल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। ये बात क्लियर हो गई? अब प्रोडक्ट तो मौजूद है, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर फर्ज करो प्रोक्योरमेंट हो रही है, एक प्रोक्योरमेंट के टैब बना हुआ है, एक सेल्स का टैब बना हुआ है। प्रोक्योरमेंट का टैब कह रहा है एक इन्वेंट्री का टैब बना हुआ है, इन्वेंट्री का टैब कह रहा है प्रोडक्ट आईडी 5 स्टॉक 500
सेल्स कह रहा है प्रोडक्ट आईडी 5 $600 की सेल, प्रोक्योरमेंट कह रही है स्टॉक आईडी 5 $300 की परचेज। तो ये सब जगह जो 5 रेफर हो रहा है, ये इन जगह पे क्या कहलाएगा? ये इस देश में है या विदेश में? विदेश में है, तो क्या कहलाएगा? विदेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बात क्लियर हो गई? तो यहां जहां से रेफर हो रहा है कि जो कह रहा है कस्टमर आईडी 5, कस्टमर आईडी 6, तो यहां से खड़े होकर तो मैं बात कर रहा हूं इस कॉलम के अंदर जो की है वो क्या कहलाएगी? कस्टमर की, फॉरेन की। लेकिन जब मैं कस्टमर की साइड पे आ जाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि कस्टमर आईडी 1 उसके बाद 2 वो इंडिविजुअली जैसी चेंज होगी तो उसके बाद कस्टमर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पे ये हो सकता है कि कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 100, कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 200, कस्टमर आईडी 3 ऑर्डर 500, कस्टमर आईडी 1 ऑर्डर 100। तो यहाँ यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है? नहीं, लेकिन वहां हो रहा था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्राइमरी की क्या होती है। और अब डेटाबेस में कई टेबल्स होते हैं, तो डेटाबेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसी डेटा मॉडल की, तो वहां मैं बात करता हूँ कि एक सेल्स का इवेंट है। सेल्स के इवेंट में ये जा रहा है कि ऑर्डर कब आया था, किस प्रोडक्ट आईडी का आया था, किस कस्टमर आईडी का आया था, और किस स्टोर आईडी से बिका है, और कितने डॉलर्स का बिका है। अब इस पूरी एग्जांपल में यहाँ जो सेल्स के टेबल में स्टोर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ये क्या है? फॉरेन की है, प्राइमरी? फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि इनके कोई प्राइमरी टेबल्स होंगे जिनसे इनका हवाला मिलेगा कि कस्टमर का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, और स्टोर का लोकेशन क्या है। ये बात क्लियर है? स्टोर के टेबल में जाऊंगा तो अगर डेटाबेस को आप इन्विजन करें तो कुछ इस तरह की सिनेरियो बनेगी, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होंगे कि जैसे आपके पास एक टेबल है, उसका रिलेशनशिप बनेगा दूसरे टेबल से। एक टेबल में वो फॉर एग्जांपल फॉरेन की होगा और उसकी जो डिटेल आएगी वो मास्टर डेटा से आएगी, वो मास्टर डेटा के अंदर वो क्या होगी? प्राइमरी की। वहां से लुकअप होगा। अब जैसे वी लुकअप करते हो ऐसे एसक्यूएल में हम क्या करेंगे? जॉइंस। क्लियर हो गया? तो वाई मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट, रिलेशनशिप्स भी आपको क्लियर हो गए, और आपको ये भी पता चल गया कि ये रिलेशनशिप किस बेसिस पे बन रहे हैं। किस बेसिस पे बन रहे हैं? देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की एंड देयर मस्ट बी अ फॉरेन की, जिनका आपस में रिलेशनशिप होगा तो फिर उसके मुताबिक जॉइन बनता है, लॉजिकल। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां तक हमने सारे समझ लिए। अब अगर आंख बंद करें तो हमारे जहन में एक डेटाबेस आ रहा है। एक डेटाबेस है जहां पर कुछ टेबल्स हैं। फर्ज करो वो सेल्स का ही डेटाबेस मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने ये सोच लिया कि एक सेल्स का टेबल होगा और उसके अतराफ में एक प्रोडक्ट का टेबल होगा, एक कस्टमर का टेबल होगा, एक स्टोर का टेबल होगा, जो कि कनेक्ट हो रहे होंगे सेल्स के टेबल से। सेल्स को एक्सप्लेन करे होंगे कि किसने ये सेल्स की है। ये बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि ये टेबल्स आए कैसे। अभी मैं बात ये कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपने बोला कि ये हमें पता चल गया, हमें डेटाबेस चाहिए। आपने लिंक्डइन पे डाला वी आर हायरिंग अ डेटाबेस इंजीनियर हु डिजाइंस आवर ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर, और उसकी बेसिस पे हमारा डेटा हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करे। ये लिंक्डइन पे आपने डाल दिया। अब स्टोरी को समझना। एक बंदे ने अप्लाई किया जो कि मैं था। मैंने कहा कि यार मैं डेटा इंजीनियर हूं और मैं आपका काम ये करके दूंगा कि भाई मैं आपको टेबल्स बना दूंगा और आपका डेटा उसमें लोड कर दूंगा, और जैसे आप मॉडलिंग चाह रहे हो ना, रिलेशनशिप्स बन जाए, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब मैं कर दूंगा। ये कौन करता है? ये सारा काम आर्किटेक्ट करता है। आर्किटेक्ट कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो एक अपने अंडर में एक छोटा बंदा रखता है जो कि डेटा इंजीनियर होता है, जो कि सारे वर्कलोड्स जो माइग्रेशन है ना डेटा की, कि यहाँ से डेटा लाना है, यहाँ ले जाना है, इन सबको मैनेज करता है। तो वो बंदा जो डेटाबेस को आर्किटेक्ट डिजाइन करता है वो कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो बंदा जो डेटा के लाने ले जाने, बेसिक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसकी मेंटेनेंस, कैसे ट्रांसफॉर्म होकर आएगा, ये सारा काम कौन करता है? डेटा इंजीनियर। और आज से जो नीचे वाली जो क्लास है वो डेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि हमने डेटा को कैसे बना के देना है। ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको बना हुआ डेटा मिले। मेक सेंस? समझ में आ गया? अब ये क्लियर हो गई कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ लोग बैठ के BI पढ़ रहे हैं जो कि डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। आप लोग इस साइड पे प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पढ़ रहे हो।
आप दोनों की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा बना हुआ मिले, वो डेटा बनाने वाले नीचे मौजूद है। अब क्लियर हो गया? तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डिपार्टमेंट इस वक्त पढ़ रहा है 2 से 8। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर हम स्टोरी की बात ये करते हैं कि हम थे डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर पहले ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या काम करेगा? भाई आपको मैं बोलूँ कि आज से ये डेटा मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे? सर एक नई एक्सेल की फाइल खोलता हूँ, मेंटेन करना शुरू कर देता हूँ, यही करोगे? तो हमने क्या बोला था? एक एक्सेल फाइल डेटाबेस का एक टेबल, ऐसे ही है। तो डेटाबेस वाला क्या काम करेगा? क्रिएट करेगा टेबल। अभी आपको कमांड नहीं पता तो आप एब्स्ट्रैक्ट में बात करो, एब्स्ट्रैक्ट में, अंग्रेजी में आप क्या इसको इंस्ट्रक्शन दोगे? भाई टेबल बनाओ, अंग्रेजी में तो उर्दू में हो गया क्रिएट टेबल, तो यही लिखा है क्रिएट टेबल, राइट? अब ये क्या कर रहा है? क्रिएट टेबल कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको डेटाबेस की खुसूसियात भी बताते जाऊंगा और आपको ये भी बताते जाऊंगा कि भाई क्यों एक्सेल को हमने नहीं चुना। भाई एक्सेल में जब आप किसी कॉलम में डेटा डालते हो तो वहां पे डेटा वैलिडेशन होती है कि ये डेट ही होना चाहिए, ये टेक्स्ट ही होना चाहिए। कर पाते हो? नहीं कर पाते ना, मैं आपको बताता हूँ, इसकी भी जुगाड़ है। डेटा वैलिडेशन भी होती है एक्सेल में, तो जाके अपने वीकेंड पे जाके एक्सप्लोर करना कि भाई डेटा वैलिडेशन क्या होती है, राइट? लेकिन क्या वो स्केलेबल है? क्या वो स्केलेबल है डेटा वैलिडेशन? क्या सारे सिनेरियोस को कैटर कर पाती है? नहीं। और वो तो मसला ये है कि वो तो डालने दे देता है, फिर बोलता है एरर। ये बात क्लियर है? डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस बोलता है कि अगर मेरा एक कॉलम है जिसमें वैल्यू आनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी 2, 3, 4 ये आ सकती है, लेकिन क्या एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय आईडी में डाला जा सकता है डेटाबेस में? नहीं, बिकॉज क्योंकि डेटाबेस में वो कॉलम डिफाइंड है इंटीजर, तो इसमें टेक्स्ट वैल्यू नहीं आ सकती। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस। अच्छा, ये अगर ये जो चीज है इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा? भाई देखो, हम सारी बात करेंगे बिजनेस की। आपको फायदा ये है कि आपको जो बताने वाला है वो कोई सीएस बैकग्राउंड से नहीं है, वो बंदा कौन है? नॉन सीएस बैकग्राउंड से। तो मैं बात करूंगा सारी बिजनेस की, ठीक है भाई? सब बिल्कुल कंफर्टेबल हो। कोई सीएस वाला मौजूद है यहाँ पे? भाई एक बंदा है, आपको हम कंफर्टेबल करेंगे भाई, राइट? अब बात करते हैं बिजनेस की। भाई मुझे ये बात बताओ कि अगर मुझे कोई बंदा ये गारंटी कर दे कि भाई मैंने एक ऐसा एक्सेल की शीट बना दी है जिसमें जो डेटा टाइप डिफाइंड है ना वो वैसी ही चलेगी, तो आपको बिजनेस में क्या फायदा होगा इससे? आपको इस बात की एश्योरेंस हो जाएगी कि मेरा डेटा सही तरीके से तो एटलीस्ट स्टोर होगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही स्टोर होगा। तो ये कुछ खुसूसियात हैं डेटाबेसेस की कि व्हाई वी स्टोर इन डेटाबेस एंड नॉट इन एक्सेल्स। ये बात क्लियर हो गई? अब डेटाबेस भले एमएस एक्सेस की डेटाबेस हो, लेकिन डेटाबेस तो है ना। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया कि एक कॉलम का नाम है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप आ रही है, उसके आगे कुछ चीजें लगी हुई, नॉट नल, यूनिक, इंक्रीमेंट। मैं इनके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त ये कोर विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट में जहाँ पे आप एक्सट्रीम एक्सक्यूएल सीखते हो उसकी क्लास नहीं है। हाउएवर मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये भी सारी जो चीजें हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है? भाई एक फील्ड है। अच्छा, डेटाबेस में मैं आपको एक चीज बता दूं, डेटाबेस में जब कोई वैल्यू डालते हो तो वो नॉट नल होती है। एक्सेल के अंदर जब आप किसी वैल्यू खाली कर देते हो ब्लैंक हो जाती, ब्लैंक होती, वो क्या काउंट में आती? नहीं आती ना। काउंट ए करोगे तो आएगी, यस, सही है? काउंट में नहीं आएगी, वो काउंट ए के अंदर आ जाएगी। ये बात क्लियर है? काउंट ब्लैंक काउंट ए पे। अब ये जो ब्लैंक वैल्यू होती है ना एक्सेल की, ब्लैंक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहा मैंने स्पेस दबा दिया तो स्पेस आ गया। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। मैट्रिक की बुक पेज आखिरी वाला एसटी कोड का पेज याद आ गया, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर, राइट? तो अगर डेटाबेस में किसी कॉलम के अंदर मैंने सिर्फ ब्लैंक स्पेस डाल दिया और कहा कि क्या हुआ, खाली ही तो है, तो खाली नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। एक्सेल का मिटा हुआ सेल और डेटाबेस का खाली सेल, खाली एक सेल, वो नल कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो एक्सेल का ब्लैंक, डेटाबेस का नल। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं बोल रहा हूं नॉट नल। एक बात कह रहा हूं, कुछ कॉलम्स आपके ऐसे होते हैं डेटाबेसेस के अंदर जो कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस ये कहता है कि आर यू मेल और फीमेल, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है जेंडर के बारे में, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो क्या रिक्वायर्ड फील्ड खाली जा सकती है? तो मैं बेसिकली डेटाबेस के ऊपर एक चेक लगा सकता हूं। जैसे मैंने कहा ना, डेटाबेस मेरी ताबे, जैसा मैं चाहता हूं बिजनेस वैलिडेशन लगाना, मैं वैसी बिजनेस वैलिडेशन लगा सकता हूं।
तो एक वैलिडेशन है कि नॉट नल, ये कभी खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई अगर ट्रांजैक्शन करे और ब्लैंक जेंडर तो डाल सकता है, ब्लैंक खाली नहीं होता, राइट, स्पेस मार दिया उसने जाने देगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नल वैल्यू डालने की कोशिश करे, खाली कोई जेंडर नहीं बताया, तो क्या वो ट्रांजैक्शन होने देगा? अच्छा, वो अगर ट्रांजैक्शन नहीं होने देता तो आप खुश हो या नाराज हो? आप खुश हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिजनेस की वैलिडेशन लगाई थी कि मैं चाहता ही हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा वाला रॉ ना आए, तो फिर तो आपके मुताबिक उसने काम किया। तो दिस इज अ वैलिडेशन के वाई डेटाबेसेस क्या करती हैं, आपकी बिजनेस लॉजिक्स को जैसे आपने इंप्लीमेंट किया है, दे इंश्योर कि वो बाईपास ना हो। ये बात क्लियर हो गई? मेरी ट्रांजैक्शन उसने सिक्योर कर दी। हाँ, मेरी ट्रांजैक्शन सिक्योर कर दी। क्यों? क्योंकि अगर वो नल डाल देता, फर्ज करो, और नल डालने की वजह से मेरी रिपोर्ट खराब हो जाती, मेरी रिपोर्ट के अंदर पावर बीआई में दिख रहा था मेल फीमेल, इसने नल डाल दिया ना, तो इस वजह से वो रिपोर्ट के अंदर 3 कॉलम बन गए, मेल फीमेल और नल बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरी रिपोर्ट खराब हो, तो इसलिए मैंने डेटाबेस लेवल तक ये सारी वैलिडेशंस लगवाई हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो ये क्या चीज़ है, नॉट नल, यूनिक। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर की आईडी है, जब आप वो कॉलम क्रिएट कर रहे होंगे, तो क्या आप उस पर यूनिक लगाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कस्टमर में आप उस कॉलम को प्राइमरी डिक्लेयर करना चाहते हो, और जिस कॉलम को प्राइमरी डिक्लेयर करना चाहते हो वो यूनिक होना चाहिए, तो आप यूनिक लगा दोगे। ऐसे ही कस्टमर के टेबल में जब वो क्रिएट करोगे प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये जो सारी चीजें आप स्लाइड्स में तसल्ली से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बिजनेस लॉजिक 1500 है। मेक सेंस? लेकिन आपको ये नोशन समझ में आ गया कि डेटाबेसेस क्यों फौकियत रखती हैं एक्सेल फाइल से। जी सवाल। ये मजे की बात है, प्राइमरी की जब डिफाइन करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करता है कि यूनिक नॉट नल। ये बात क्लियर हो गई? किसी को आपने कहा ना प्राइमरी की, तो वो यूनिक नॉट नल इम्प्लाइड होता है, क्योंकि वो दूसरे टेबल में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी लगाएगा कैसे कि अगर आपने यूनिक नहीं रखा। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से आपके पास डेटा बन तो गया, लेकिन डेटा बनने के बाद उसमें डेटा भरता कैसे? डेटा बनने के बाद भाई एक्सेल में कैसे भरता है? एक्सेल में आप जाते हो, आप एक रॉ लिख देते हो, ऐसे ही रॉ लिखने का जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है डेटाबेस में, वो क्या कहलाता है? अब इंसर्ट कैसे होता है, क्या आपको ये सीखने की जरूरत है? पता होना चाहिए, आपको आ जाए तो वक्त के साथ साथ आ जाए, आपकी जेडी का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डेटा बना हुआ मिलेगा, आपको डेटा बनाने की जरूरत। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटाबेस में डेटा कैसे आता है, मैं कुछ एरिया फास्ट फॉरवर्ड करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमने दूसरे एरियाज पे फोकस करना है जो आपकी जेडी का पार्ट है। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटा आता कैसे, ये बात क्लियर है भाई? जब डेटा आएगा तो डेटा जाएगा भी और डेटा अपडेट भी करना पड़ेगा। कस्टमर ने बोला भाई मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम ये है, करेक्ट करो मेरा नाम, तो मैं कैसे करूंगा? एक्सेल में जाता हूं, मैं अपडेट करता हूं, तो डेटाबेस में भी जाके क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। अब अपडेट कर दूसरी तरफ कस्टमर को आपको पता चला ये तो कस्टमर था ही नहीं, तो आप डिलीट करोगे, तो डेटाबेस में भी जाके क्या करोगे? डिलीट करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, देखो ये जो डिलीट और अपडेट है ना, ये तो कमांड्स हैं, लेकिन अगर फर्ज करो मैं आपको बोलता हूँ, एक टेबल देता हूँ मैं आपको एक्सेल के अंदर, और आपको बोलता हूँ डिलीट करो, तो आप तो पूरा टेबल उठा के डिलीट कर दोगे, खाली कर दोगे। अग्रीड? तो डेटाबेस भी यही करेगा। इसका मतलब ये है कि वार्निंग, डेटाबेस को जब भी डिलीट बताओ या अपडेट बताओ तो क्राइटेरिया बताना। मैं तो नहीं चाहता था कि आप पूरा टेबल उड़ाओ, फिर मैंने आपको बोला कंट्रोल जी करो, आगे डेटाबेस में कंट्रोल जी होता है। समझाता हूं, हर चीज एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन जब कमिट हो जाती है तो पक्का अब इरिवर्सिबल, लेकिन ट्रांजैक्शन जब कमिट नहीं हुई उससे पहले आपने रोल बैक लिख दिया तो बचत हो जाएगी। हर इंस्टेंस में नहीं होती ये चीज़, कुछ जगहों पे ये डिफर करती है जब प्रोसीजर्स लाते हैं, ये सब चीज़ें लाते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स आपको सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप डेटा इंजीनियर नहीं। मेक सेंस? लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि डेटाबेस में जब भी डिलीट या अपडेट चलेगा तो आपको क्राइटेरिया देना जरूरी है। क्राइटेरिया नहीं दोगे तो सबके लिए वो काम हो जाएगा। अब जब डिलीट की बात करता हूँ तो वो तो पूरी रॉ उड़ाता है, आपके जहन में बना होगा डिलीट कॉलम करेगा, डिलीट सेल करता है,
क्या करता है, डेटाबेस में हर चीज होती है पूरी पूरी रॉ। तो जब आप डिलीट बोलोगे ना कि जब डिलीट करो डिलीट एंट्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट जहां पर वो कॉलम की वैल्यू होगी ना उसकी पूरी रॉ डिलीट करेगा। ये नहीं करेगा डिलीट यूनाइटेड स्टेट जाके मिटा देगा। ये बात क्लियर हो गई? कॉलम्स पे ऑपरेट नहीं कर रहा। डिलीट का मतलब होता है, डिलीट का मतलब ये होता है कि जाके रॉ उड़ाओ। वेयर का कॉलम ये वेयर का क्लॉज ये बताता है कि इस कॉलम की बेसिस पे उड़ाओ। जैसे आप पांडास के अंदर डुप्लीकेट रिमूव करते हो तो उसके अंदर अगर डुप्लीकेट रिमूव करते हुए आपने कॉलम्स का रेफरेंस नहीं दिया तो वो पूरी पूरी रॉ की बेसिस पे चलता है। लेकिन जैसे ही आपने कॉलम्स का सबसेट दिया तो फिर वो डुप्लीकेटेड किसकी बेसिस पे चलता है, उन्हीं कॉलम्स की बेसिस पे चलता है। क्लियर हो गया? तो पांडास का जैसे डेटा फ्रेम है ना उससे आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ पे ये बात समझने की। अब नेक्स्ट चीज अपडेट। डेटाबेस में कोई भी चीज अपडेट करते हो तो आप बोलते हो अपडेट करो इस टेबल को, इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो। अगर इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो लेकिन कहां करना है आपने नहीं बताया तो वो पूरे कॉलम की वैल्यू वही कर देगा जो आपने बताई। बात क्लियर हो गई? अगर आपने क्राइटेरिया बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं एक एक्सेल की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है, राइट? मैंने उसमें आपका डेटा डाला हुआ है सेल्स का, वहां कुछ जगहों पे पाकिस्तान लिखा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान हो गया, एम नहीं लिखा हुआ। मैं अपडेट करवाना चाहता हूं, ठीक है? बात समझना है, उस कॉलम के अंदर पाकिस्तान भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, मलेशिया भी आ रहा है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन ये देता हूं कि जाओ भाई आप एक काम ये करो कि आप सीधा सीधा इस टेबल में जाओ और इस कॉलम को अपडेट करके पाकिस्तान कर दो। तो आप क्या करोगे, आप पूरे कॉलम को कर दोगे ना, मेरी बात पर मनो अमल करते हुए आप पाकिस्तान की स्पेलिंग उठाओगे, ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दोगे, मलेशिया सिंगापुर सब गया। दिस मीन्स कि इस लेसन से हमने लर्न किया कि यहाँ भी वेयर का क्राइटेरिया होना जरूरी है। मतलब ये कि अगर मैं आपको बता देता कि जहां जहां पाकिस्तान लिखा हुआ है वहां वहां पाकिस्तान कर दो, तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सेल में उन रोज को पहले सेलेक्ट करते, फिर उन्हीं पे कॉपी पेस्ट करते, फाइंड एंड रिप्लेस करते, राइट? तो क्राइटेरिया के मुताबिक चलते। इसका मतलब क्राइटेरिया अपडेट करते हुए भी देना जरूरी है। अगर क्राइटेरिया नहीं दिया तो जो आपने ऊपर सेट किया हुआ है कि ये सेट कर दो वैल्यू को, वो पूरे के पूरे कॉलम पे कर देगा। ये बात क्लियर हो गई? बात समझ में? अब ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको फौरन काम नहीं आएगी, लेकिन कभी डेटाबेस से वास्ता पड़े तो भाई डिलीट और अपडेट आंखें खोल के चलाना, वरना जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा, राइट? अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हुज बिहाइंड द कर्टेन, ये सारा काम कौन कर रहा होगा, ये सारी मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई है, ये मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो मैं DBA हायर हुआ हूँ, मैं डेटा इंजीनियर हायर हुआ हूँ, तो मैं ये काम सारा आपको करके दूंगा। आपको ये क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं करना है, आपको डेटा बना हुआ मिलेगा। अब जब बना हुआ मिलेगा तो पांडास में जब आपको डेटा बना हुआ मिला था तो आपने pd.head किया था, pd.filter where ये सब लगाए थे। बने हुए डेटा पे आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन करके देखते हो कि मेरे मुताबिक मेरा आंसर आ जाए, राइट? यहां से वो सारी कहानी स्टार्ट होगी जो कि सेलेक्ट के हवाले से होती है। तो भाई मेरे साथ ज्वाइन है तौकीर, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट काम भी करते रहे, और अपना तारुफ भी प्लीज कराएं तौकीर। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। मैं इस वक्त अभी SBL में मैनेजर फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग और रिस्क डिपार्टमेंट में होता हूँ। निसम भाई के साथ काफ़ी टाइम से इनके साथ कोलैबोरेशन चल रही है। स्टूडेंट भी हूँ CTA का, CVE का और फिर CDE का। पहले डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट का कोर्स किया, फिर डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स किया। 1.5 साल तक निसम भाई के साथ एज अ जूनियर NB फंड्स में जॉब करा था। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही मैंने यहाँ से रिज़ाइन करके SBL ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को SQL के जो कॉन्सेप्ट निसम भाई पढ़ा रहे हैं उसके प्रैक्टिस में आपको करवाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पे स्टोरी क्या फ्रेम हो रही है कि आपका डेटाबेस बन गया, आप हो CEO, तो आप तो सारा काम नहीं करोगे, राइट? तो आपने बोला कि आप डेटा इंजीनियर और DBA का काम कंप्लीट हो गया, डेटाबेस बन चुका है। नाउ वी नीड टू हायर अ डेटा एनालिस्ट, सो वी हैव हायर्ड तौकीर टू हेल्प अस टू फाइंड राइट डेटा फॉर अस फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ से हम सारी जो बातें स्टार्ट करेंगे वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे।
इससे पहले जो इंसर्ट अपडेट डिलीट थी वो सब क्या थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी, जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि डेटा कैसे रहेगा, टेबल्स क्या बनेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम डीएमएल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे टॉपिक आ जाए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बात समझाता हूँ सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि भाई मैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, राइट। टॉपिक आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे कि सेलेक्ट होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले सब उस पर आ जाते हैं, डेटा RWFD क्या, उस पर आ जाओ ऑल टैप करके, ठीक है, राइट। यहाँ पर हम data.world में मौजूद है। ये एक समझे क्लाउड के अंदर डेटाबेस मौजूद है और यहाँ पर हमने ह्यूमन रिसोर्स का डेटा डाल दिया। ह्यूमन रिसोर्स का डेटा क्या है, एम्प्लॉय आईडीज आ रहे होंगे, एम्प्लॉय आईडीज के आगे उनका नाम, उनका रीजन, ये सब चीजें आ रही हैं। हम सबके पास ऑर्गेनाइजेशन में HR का टेबल होता है जिसके अंदर आता है कि भाई कौन बंदा किस पे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सी लोकेशन से, मेक सेंस। तो अब आपको डेटा के बारे में क्लियर हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो आपने सबसे पहला दिन है जॉब पे, तो हाउ टू इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर, आप सबसे पहले बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे जो जिन टेबल पे मैंने काम करना है मुझे पहले उनका ERD बता दें, मुझे डायग्राम दें, ताकि आपको जब डायग्राम मिलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन टेबल्स पे काम करना है आपने, राइट। फिर आप उनको बोलेंगे कि इन टेबल्स के बारे में मुझे डेटा डिक्शनरी दें। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा क्या है, इसमें इस कॉलम का क्या मतलब है, उस कॉलम का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो हाउ विल यू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, मेक सेंस। डेटा को समझना जरूरी है। अगर आपने डेटा को नहीं समझा तो आप मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछोगे कैसे, मेक सेंस। तो डेटा डिक्शनरी में अभी मैंने आपके सामने जो बयान किए कि ये डेटा क्या है, वो क्या है, डेटा डिक्शनरी। अच्छा, इसके अंदर बहुत आसान कॉलम्स है, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि तो मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो क्या दिखा रहा है, मेक सेंस। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलेक्ट का जो मेन एरिया है। एज अ डेटा एनालिस्ट हम जब डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो यूजुअली हम एक्सेल में क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और एक्सेल फाइल खोल लेते हैं, राइट। लेकिन जब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस को तो ये नहीं पता होता कि भाई मैं कौन से वाले टेबल से डेटा चाहता हूँ, डेटाबेस को पहले से नहीं पता होता। एक्सेल को कैसे पता चलता है, जब आप डबल क्लिक करते हो तो आपका इंटेंशन जाहिर होता है कि आप ये वाली फाइल देखना चाहते हो। डेटाबेस को इंटेंशन पता नहीं चलता। डेटाबेस को बात करने का तरीका क्या है, SQL। तो वहां पे तो मल्टीपल टेबल्स हैं, तो जिस भी टेबल से मैं डेटा मंगवाना चाहता हूँ उस टेबल पे मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल। वो क्या करेगा, उस टेबल का सारा डेटा रिट्रीव करके मेरे सामने दिखा देगा। लेट्स रन जनाब। ओके भाई, हमें बताएं सेलेक्ट कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया था आपको इससे पहले कि जब हम पांडास में डेटा को लोड करते हैं तो फ़ौरन हम उसके बाद हेड की कमांड ला के चेक कर होते हैं पांडास की df.head डेटा फ्रेम का, उसमें उसकी जो रॉज हैं वो नज़र आ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे अभी हम डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास कोई सामने डेटा अवेलेबल नहीं है। एक्सेल के अंदर खोलते हो डेटा हमारे पास बिल्कुल सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पांडास में हमारे पास डेटा, यहाँ पे SQL में डेटा सामने नहीं है। तो डेटा को शो करने के लिए हम अगर हमें पूरा का पूरा डेटा एक साथ शो करना है तो हम सिलेक्ट स्टैटिक मीन ऑल, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं सिलेक्ट की कमांड यूज़ करते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलम को सिलेक्ट करवाना है या कौन कौन से कॉलम आप शो करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक मीन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस टेबल से सिलेक्ट कर, किस टेबल को के कॉलम्स आप देखना चाह रहे हैं, फ्रॉम दैट टेबल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स आप करेंगे एंड देन ये क्वेरी आप रन करेंगे तो आपके पास इस कॉलम के अंदर जितनी भी रोज हैं वो आपके पास उठ के आ जाएंगी। अच्छा, ये लिमिट जो लिखा है फिलहाल इसको भी हटा दें, हाइड कर दें। खुद से लगाई थी। हाँ, अभी इसको ही बता दें, ठीक है। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स किया तो इस टेबल के जितनी भी रॉज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे पास आ गए, पूरा टेबल आ गया। ठीक है, अभी तो ये चीज़ बहुत आसान है, हमारे पास डेटा भी एक लिमिटेड डेटा है तो हमने इसको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स कर दिया। लेट्स सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे डेटा या जिस कॉलम में से, जिस टेबल में से हम कॉलम को देखना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा टेबल है, उसमें मिलियंस और बिलियंस रॉज का डेटा है। तो अगर उसके अंदर हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन को भी उस टेबल का नाम लिख देंगे तो क्या होगा, उस रॉस को रीड करने में ही SQL मर जाएगा और अच्छा खासा टाइम कंप्यूटिंग यूज़ हो जाएगी। तो हम उतनी सिंपल एक
डेटा को देख भी नहीं पाएंगे। जिस तरह हम पांडास में कर रहे होते हैं, पाइथन में कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हेड लगाते हैं। हेड क्या करता है, आपको फर्स्ट 10 रॉज दिखा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम साथ में, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा को एज अ सैम्पल देखना है, तो हम साथ में यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट 5 या लिमिट 10। सर ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में जस्ट डाल जी, ये केस सेंसिटिव नहीं है इस तरह, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको फर्स्ट 10 रॉज ही ला के दिखाएगा। भाई चले गए, उनका नेट कनेक्ट था यहाँ पर। अच्छा, ये आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया हुआ होगा क्लासरूम में ही, ठीक है। वहाँ से आकर आप ह्यूमन रिसोर्स का डेटा जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आपको एक टैब पे ये क्वेरी एडिटर मोड पे लेकर आ जाएगा, और सेकंड पे इसकी डेटा डिक्शनरी पे लेकर आ जाएगा, ठीक है, और डेटा सिंपल डेटा लेकर आ जाएगा। जी, क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप पे दिया है। गूगल क्लासरूम। अगर फ़िलहाल नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल गूगल पे भी जाके लिखते हैं रियल वर्ल्ड फेक डेटा RWFD, और साथ में स्पेस देके ह्यूमन रिसोर्सेज लिख दें, तो आपको वो खुद ही उसी लिंक को डायरेक्ट दे देगा जिस लिंक पे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चले गए तो आपको इंटरनेट TMP टेबल ही मैं फिलहाल अपना कनेक्ट करने लग गया था, मेरा भी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा हो तो गया कनेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज किया और लिमिट 10 कर दी, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 10 रॉज ही यहाँ पर आ रही हैं, मज़ीद डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट के साथ हम सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि सिलेक्ट के साथ हम आगे अगर किसी भी कॉलम का नाम लिखेंगे कि मल्टीपल कॉलम के नाम लिखेंगे तो सिर्फ ये उन कॉलम्स को लेकर आएगा। इस तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को और साथ में जेंडर, लेट्स सपोज चले एक कॉलम को कर लेते हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स लिमिट 10, तो लिमिट 10 से सिर्फ 10 रॉज आएंगी, और सिलेक्ट फर्स्ट नेम से सिर्फ आपके पास पहले कॉलम का डेटा आएगा, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ फर्स्ट 10 कॉलम को, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट नेम का जो कॉलम है उसकी 10 रॉज को शो करना चाह रहे थे, तो आपने ये क्वेरी लिखी। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी चाह रहा हूँ मैं, और साथ में जेंडर भी चाह रहा हूँ, ठीक है। लिमिट चाहूँ तो हटा दूँ, मैं नहीं चाह रहा कि लिमिट में चाहूँ सारा डेटा एक मतलब शो कर लूँ, ठीक है। तो जैसे ही क्वेरी रन की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, ठीक है, कंप्लीट डेटा आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मल्टीपल कॉलम्स भी आप शो कर सकते हैं, कॉमा लिख के हर नाम के आगे, तो इससे आपके पास सारे, लेकिन सेमी कॉलन आपके क्वेरी को एंड कर देता है। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये हम डेटा वर्ल्ड की वेबसाइट पर हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल क्वेरी ही लिखते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल क्वेरीज नहीं लिख सकते, या यहाँ तो इस वजह से अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं। लेकिन आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है, तो आप सेमीकोलन लगाओ क्योंकि वो वहाँ पे टर्मिनेट होगी, और फिर दूसरी क्वेरी सही। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये कि हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है।
एक मेरा क्वेश्चन थी जो फर्स्ट इन लास्ट में है कि ये तो हमें हेड पता है जी उनके सिर्फ यही शो है, मैंने देखा ऑटो डिटेक्ट भी हो रहा है वो जी। वो चीज़, तो उसके अलावा जो टेबल है उसके नाम तो नहीं इसमें और डिटेक्ट हो सकते? उसके अलावा फ़िलहाल ये सर्च करेगा, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर उसको पिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा टेबल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। इंटेलिजेंस कहलाती है। ये कैसे काम करता है, ये भी वेंडर ये आपका जो ओके सो जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस एक सर्वर होता है। आप जब अपने पीसी में बैठ के उससे क्वेरी करते हो तो आप क्लाइंट डाउनलोड करते हो। data.world जो है ना वो एक क्लाइंट है, राइट? तो ये क्लाइंट वाइज होता है। जैसे मैंने Oracle का SQL डेवलपर डाउनलोड कर लिया या PL SQL डाउनलोड कर लिया या Azure का डेटा स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, राइट? तो ये क्लाइंट्स है। ये क्लाइंट्स डेटाबेस सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इनके अपने फीचर है। अब कोई इंटेलिजेंस देता है, कोई इंटेलिजेंस नहीं देता। इसका यूजुअल इंटेलिजेंस का तरीका यह होता है कि जब आप फ्रॉम लिखते हो ना तो वो स्मार्टली देखते हैं कि फ्रॉम में किस टेबल को सिलेक्ट किया, तो वो ऑफर ही उन टेबल्स के कॉलम के नहीं करता। ओके ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक अब सिलेक्ट और लिमिट क्लियर हो गया होगा। अपनी स्लाइड्स पे दोबारा मूव करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, देन एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेसिक आपके पास वो ऑर्डरिंग का है। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या करता है, एक्सेल के अंदर भी आपने डेटा को जब कोई वर्किंग कर ली होगी उसमें आपने डेटा को सॉर्ट बाय किया होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया होगा। ठीक है, तो सेम इधर भी हम यहाँ पर डेटा को ऑर्डर वाइज कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अगर मैं इसके अंदर इसी क्वेरी के अंदर ऑर्डर बाय लिखना चाहूँ तो ऑर्डर बाय में लिखकर इसको कोई कॉलम बताऊंगा तो उस कॉलम की बेसिस के ऊपर वो डिटेक्ट करेगा कि ये कॉलम टाइप अगर बारचार है, यानी कि कॉलम के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ये उनको A to Z में असाइन कर देगा। और अगर कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट है तो उसको लोएस्ट से हाईएस्ट या हाईएस्ट से लोएस्ट में आपको ऑर्डर बाय कर देगा। ये मैं आगे इसको डिफाइन भी कर दूंगा क्राइटेरिया कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर वाइज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज करना है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग कर रहा होता है। ठीक है, और डिसेंडिंग के लिए हमें उससे कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो असेंडिंग समझता है। जैसे कॉपी लगे फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मज़ीद कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा, चलाता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर वाइज होगा। ठीक है, अच्छा ये कॉलम को सॉर्ट कर रहा है या पूरी रॉ को? कोई रॉक पूरी रॉ। कॉलम को ऐसा नहीं कि उस कॉलम को पकड़ के सॉर्ट कर दिया बाकी वैसे का वैसे ही, वैसे तो खराब हो जाएगा ना, डेटा किसी और का किसी और पे आ जाएगा। पूरी रॉ को कर रहा है। वही सेम इंस्पिरेशन है जैसे आपकी पांडास की। ठीक है, और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज करना है तो DSC डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। ठीक है, और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज इसमें डिसेंडिंग है, उसमें असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स का। हां, असेंडिंग। ठीक है, तो सेंटेंस का फ़र्क है, वर्किंग सेम है। जिस तरह आप पाइथन में कर लेते तो सेम फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है, बस ऑर्डर बाय के नाम से यहाँ पे चल रहा है। इसमें एक ना एक्सेल के अंदर कस्टम फंक्शन भी होता है जिसमें हम लिस्ट को डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि यार ये लिस्ट है, इस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज करना है। वो भी इसमें हो सकता है। इसमें भी हो सकता कस्टम है ऑर्डरिंग की बात। कस्टम ऑर्डरिंग जी। SQL के अंदर कस्टम ऑर्डरिंग आप ऐसे नहीं कर सकते। उसका तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि वो जो कस्टम ऑर्डर होता है ना, आप उसके लिए एक नया टेबल बनाते हो, उसमें वो डिफाइन करते हो, फिर उस टेबल को आप लुकअप करके लेकर आते हैं। ठीक है, अगली बात आपके समझ में आई नहीं है, आ गई। वो जब ऑर्डर यहाँ पर आ गया तो आपने ऑर्डर बाय में उसका उसका नाम दे देंगे, तो अब वो ऑर्डर हो जाए उस कस्टम क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा ऑर्डर बाय की कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में। आप लोग अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको गौर से देखते रहें ताकि आप लोग फिर इसको data.world का लिंक दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, पब्लिश्ड है वो लिंक। आपने बस उसको सिर्फ पैरेलल में अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। आगे बढ़िए। जहाँ
जब आप खोलेंगे ना, ओके, एक तो ये सवाल ये पूछ रहे हैं, अच्छा सर, मैंने ओपन किया कि इस तरह आ गया अकाउंट बनाने का ट्राई, मैंने अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाए, यहाँ लिखे ऊपर सर्च, जिसका सर्च बार आ रहा है ना, इस पर ह्यूमन रिसोर्सेज लिखें। इसको ये लिखो या क्रिएट, बल्कि एक काम करें, दोबारा वो लिंक खोल लें तो वो खुद ही आपको लेकर आ जाएगा। आपका असल में अकाउंट नहीं बोला था, उससे अकाउंट पे लेकर आ गया। ये जो लिंक है, हाँ, मैंने इसी पे लॉगिन किया ना, पहले लॉगिन किया है, साइन इन गूगल कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल के क्रिएट अकाउंट में जाता हूँ। नहीं सही, साइन गूगल कर लिए ना। अब आप ऊपर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज लिखें। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ पे आ रहा है सर? ऊपर सर्च बार लिखा बना हुआ आ रहा है ना। हाँ, ये ऊपर सर्च बार बना हुआ जो आ रहा है ना, ये इसका अपना, हाँ इस पे रिसोर्स लिखिए। जी। सिर्फ टेबल के हेडर्स चाहिए तो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो जाता है, लेकिन वो है कि एडवांस एसक्यूएल के जो है कुछ कॉन्सेप्ट है जी। देखो, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको कॉलम के हेडर्स चाहिए ना, राइट, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक काम करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस लिंक, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स और वेयर क्लॉज लगा दो, वेयर में लिख दो 1 = 0। ये आपके पास नो रिटर्न आ रहा है, लेकिन कुछ आईडीज के अंदर ना आपके पास हेडर्स आ जाएंगे, लेकिन आपके पास डेटा कोई रिटर्न नहीं होगा। ये सबसे आसान तरीका है कि डेटा को आपने क्वेरी नहीं किया और आपने सिर्फ उसके हेडर मालूम है। 1 = 0 मतलब ये कि कभी 1 = 0 होगा, तो मतलब हर रो को फॉल्स करा दिया, तो रॉस तो मिस हो गई, तो सिर्फ बचेगा क्या? वो पांडास के अंदर आप जाके वेयर क्लॉज लगा दो और वेयर क्लॉज में 1 = 0 लिख दो, तो आपके पास जो रिटर्न में डेटा फ्रेम आएगा उसमें सिर्फ हेडर्स होंगे, रॉस मौजूद, जो आपका हेडर्स आ गए ना। मेरे को बात इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये डेटा डॉट वर्ड में मौजूद है ना, तो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कि अगर डेटा रिटर्न ना हो तो ब्लैंक दिखाओ। मेरे को इसमें लोगों लिंक शायद नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ लिंक कहाँ पे मौजूद है। लिंक यहाँ पे मौजूद है, ये लिंक जो ना लॉगिन करने का दिया हुआ है। ये देख रहे हो ह्यूमन रिसोर्सेज अनग्रेडेड असाइनमेंट दिया हुआ है, इसमें ये देख रहे हो CSV लिंक है। इस CSV को खोलोगे तो आपको बोलेगा पहले लॉगिन करो, तो आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लो। जब साइन इन कर लोगे तो देखो इस तरीके से ये खुलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से खुल गया है। यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्वेरी लिखा हुआ है, इस क्वेरी को क्लिक करोगे तो वो क्वेरी मोड में वापस आ जाएगा। सर भी यहाँ पे ऐसे ही पहुंचे। सही, सेकंड लिंक आपके पास दिया हुआ है। फर्स्ट लिंक आपके पास लॉगिन करने का, सेकंड लिंक आपके पास है। ठीक है, ऑर्डर वाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर वाइज सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स पे अपनी। अच्छा, ऑर्डर जिस तरह हमने सिलेक्ट कर रहे थे किसी एक कॉलम को और उस पर मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते थे, कॉमा लिख कर, इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी हम ऑर्डरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज, ऑर्डर बाय डायरेक्टर असेंडिंग एंड प्रोडक्शन ईयर डिसेंडिंग, सही, कॉमा दूसरे कॉलम का नेम और उसका ऑर्डर लेवल की, उसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। ठीक है, इस तरह से ये एग्रीगेट लेवल के ऊपर भी आपको असेंडिंग करता है। एग्रीगेट जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी हम यहाँ रिलेट करके देख लेंगे किस तरह से एग्रीगेट लेवल के ऊपर ये ऑर्डर करता है। ठीक है, एक्सेल में भी आप यही करते थे, जब आप जाते थे तो फिल्टर्स के अंदर से आके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय करते थे। इधर भी आप यही कर रहे हैं कि ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहे हैं।
इसमें मैंने जब आउटपुट का रिटर्न दिया तो मैंने कहा पहले इस कॉलम से सॉर्ट करो, फिर जब सॉर्ट हो जाए तो इसको इस कॉलम से भी सॉर्ट करो। डबल सॉर्टिंग होती है ना, अब हम एक्सेल के अंदर सॉर्ट करते हैं तो सॉर्टिंग के लिए वो खुलता है सॉर्ट पे, उसमें एक क्राइटेरिया डालो ऐड मोर, नया क्राइटेरिया डालो ऐड मोर, तीसरा क्राइटेरिया डालो। अच्छा, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एक्सेल के अंदर जब हमें डेटा को फिल्टर आउट करना होता तो हम फिल्टर पेन में आके फ़िल्टर ऑन कर देते थे और उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करते थे। अगर कोई ख़ास वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो फिल्टर के में से आके उसको सिलेक्ट कर लिया करते थे। जो जिस भी क्राइटेरिया की बेसिस पे हमें अपने कॉलम, हम अपने पूरे रॉस, अपने पूरे टेबल को फ़िल्टर करना होता था, हम उस लेवल पे जाके उसको फ़िल्टर आउट करते थे। लेकिन उससे पहले हमें फ़िल्टर को जाकर कॉलम के ऊपर ऑन करना होता था। तो यहाँ पर भी हमारे पास ज़ाहिर है अब हमें फ़िल्टर के ऊपर फ़िल्टर अगर किसी कॉलम के ऊपर लगाना है तो किस तरह लगाना होगा वो देखते हैं। ये देख रहे हो एक्सेल के अंदर भी आप लोग ये काम करते हो ना, अगर एक कॉलम को फिल्टर करना हो तो आप उसको फिल्टर लगाते हो और जाके सिलेक्शंस कर लेते हो। तो अब हम किस मोड में आ रहे हैं, जैसे पांडास के अंदर हम किसी क्राइटेरिया पे फिल्टर करना चाहते हैं तो हम pd.query लगाते हैं या pd.where लगाते हैं। जब हमने वो जो तरीका सीखा है स्क्वायर मैट्रिक्स वाला उसके जरिए हम फिल्टर आउट करते हैं, राइट। तो अब हम उस वाले मोड की तरफ आ रहे हैं। तो वो कर दो इससे ठीक है। ठीक। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अपने डेटा को फ़िल्टर करूँ। फ़िल्टर किस बेसिस पे करूँ? मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं, बाकी कॉलम्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें कि आपने टॉपिक से सवाल पूछा कि सर ये बताएं कि हमारे पास मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देखने जिनका जेंडर मेल है, तो सर कैसे देखेंगे? आगे सिंपल हम वेयर जेंडर इक्वल्स टू, अच्छा मेल, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग कॉलम है तो उसको हमें मेल को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास को डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमास MALE, सही है बिल्कुल। ये जब आप अभी टेस्ट करते हैं, आगे डेटा आ गया जी आ गया। राइट। सर अगर इसका m छोटा कर दे तो कोई रिजल्ट नहीं। कौन बोला था? नहीं आया। राइट। पांडास में आया था, पांडास में भी नहीं आता। वहाँ भी केस सेंसिटिव होता है, यहाँ भी केस सेंसिटिव है। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलम का नेम इनके किसी कीवर्ड सही जैसा हो, मिसाल के तौर पे कॉलम का भी नाम वेयर हो और कॉलम का नाम कभी वेयर नहीं हो सकता। मिसाल के एग्जांपल यही समझा। डेटाबेस के अंदर होते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर पाइथन हो सकते हैं। टोटल कितनी लॉज हैं उसको करेंगे ना, काउंट करके हैं वो पता चल जाएगा। और जब एग्रीगेट पे आएंगे ना तो काउंट का फंक्शन लगा के फाइंड करेंगे कितनी लॉज हैं टोटल। कॉलम्स तो सिर्फ आपको दिख रहे हैं तो वो खुद काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा, वो यहाँ पे पांडास में शेप वाला सीन नहीं, लेकिन रॉस काउंट कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्रीगेशन पे आएंगे तब हम वो पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, अभी पहले हम फिल्टरिंग देख रहे हैं सिंपल। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है ना। ठीक है, तो आपने वेयर का फंक्शन देखा कि हमने, और ये भी देख लिया कि ये केस सेंसिटिव है कि नहीं है। अच्छा, वेयर भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, उस तरह से मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास शो हो जाएं कि जिनके जेंडर मेल हों और उनकी लोकेशन जो है, लोकेशन स्टेट जो है उनकी ओहायो जो हमारे पास USA की स्टेट है उससे बिलोंग करती हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एंड लगाकर ये वर्किंग करनी होगी। ठीक है, अच्छा अभी एंड पे आते हैं कि एंड ये क्या है। एंड को आखिर में पढ़ते हैं। फिलहाल ये कि ये मल्टीपल, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि मल्टीपल फिल्ट्रेशन भी अप्लाई हो सकती है
मोर देन 1 कॉलम हम फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब जितना भी रिकॉर्ड्स आ रहा है वो उन्हीं जेंडर का आ रहा है, उन्हीं सारे रिकॉर्ड्स का आ रहा है जो कि जेंडर मेल हैं और जिनकी लोकेशन ओहायो से बिलोंग करती है। ठीक है, सर लेकिन एंड का क्या मतलब? एंड का मतलब ये कि हम उसके साथ साथ एक और फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन बिल्कुल। अच्छा सर, अगर और कर देते तो क्या होता? अगर हम इसको और कर दें तो ये अब ये जो है ना, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो उसको उसके बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट निकल आ जाएगा, यानी कि या तो जेंडर मेल हो या तो उसकी लोकेशन ओहायो। ठीक है, फीमेल भी आ जाएगी। मतलब फीमेल भी आ जाएगी। लोकेशन का आ सकेगा और ओहायो से फीमेल भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर और ला के चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं। हाँ सही, दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, मेल भी आ रहे हैं, फीमेल भी आ रहे हैं। ठीक है, सब ओहायो से। और वही आ रहे हैं जो कि ओहायो से। एक सेकंड सिर्फ ओहायो वाले नहीं आ रहे, ओहायो के अलावा भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और क्राइटेरिया डाल सकते हैं और कोई डेट एक बार एक जल्दी समझा दें। देखो बेसिकली वो क्या रहा है, और लास्ट में जब आप एंड लिखते हो तो आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं, जब म्यूचुअली इंक्लूसिव क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वो रॉस रिटर्न होती है। जब आपने और लिखा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आइदर इसमें क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए या वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। अब ये जो क्वेरी लिखी हुई है जिसमें बोला है कि लोकेशन इक्वल्स टू ओहायो और जेंडर इक्वल्स टू मेल, राइट? तो ओहायो जब लोकेशन होगी तब भी रिकॉर्ड आ जाएगा। कोई भी रिकॉर्ड अगर जिसकी लोकेशन ओहायो क्वालिफाई कर गई तो वो आ जाएगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कोई एट्रीब्यूट रखता हो। और मैंने लगाया है और दूसरी तरफ क्या लिखा है, जेंडर मेल हो, मतलब ये कि वो मेल हो चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो कभी किसी भी बर्थ डेट का हो, कुछ भी हो। मेल किसी भी स्टेट का और अदरवाइज लोकेशन जो है वो, यानी मेल किसी भी स्टेट का हुआ, मेल किसी भी स्टेट का होगा आ जाएगा। मतलब वो रॉस जिनमें कंडीशन दो सेटिस्फाई करो। पहले आइडेंटिफाई करो ये मेल है, सही, आने दो। ठीक है, स्टेट ओहायो है, ओके, आने दो। सही। दोनों कंडीशन चाहते हो, मेल भी हो ओहायो भी हो तो आने दो, तो एंड की कंडीशन। ठीक है, अगर ये चाहते हो कि मेल हो आ जाओ, ओहायो है आ जाओ, ये और कंडीशन हो ओहायो गई। से फिर फीमेल में ये या ये दोनों में से कोई एक सफिक्स हो लेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? सही। तो इसमें डेट रेंज वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे बर्थडे वगैरह इसमें। अभी आएंगे, हो जाओ। ये स्लाइड ऐसी स्लो चलेगी, भेजेंगे नहीं आपको क्लास से सिखा हुआ। 9 बजे छुट्टी हो गया तो हमें मजा आना चाहिए ना भाई। Yes, बोलिए ना sir. हो 9 बजे तक भेज दो। सर ठीक है सर, आप सर की कैसा मैं बोल रहा था, उसने बोला था टाइम कम दे रहे हैं। सर एक लेज़र का बहुत बड़े हिस्से के ये देखो दोस्तों ने आपको अकेला कर दिया क्लास में। हिस्से के 2 घंटे आप ले लें। अच्छा भी हमने एक जो वेयर क्लॉज लगाई तो उसके साथ हमने इक्वल्स टू करके, यानी कि वो जो कि उसके एग्जैक्टली मैच कर रहा हो मेल के या फीमेल के, लेट्स सपोज हमें उस जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट हमें नाम नहीं पता, या हम उससे सिमिलर पैटर्न को फाइंड करवाना चाह रहे हैं कि उस पैटर्न से रिलेटेड जो भी नाम या जो भी स्ट्रिंग आ रहा है वो पूरा उठ के हमारे पास उससे उसके रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लाइक का ये कमांड यूज़ कर रहे होंगे, लाइक का ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे। केस होगा, मतलब हम मिलता जुलता कब सर्च करना चाहते हैं, जब हमें चीजें फाइनाइट पता है, मेल फीमेल जेंडर पता था, राइट? सो हमने लाइक यूज किया नहीं, क्योंकि हमको पता है फाइनाइटली मेल अवेलेबल है, राइट? तो आप जाकर बोलोगे वेयर इक्वल्स टू मेल, मेल जैसा दिखता हो ये कोई चीज तो नहीं है, मेक सेंस? लेकिन जब प्रोडक्ट्स हजारों की तादाद में है और आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 001-BLK -this, जिसे आप बाटा में काम कर रहे हैं सर्विस में, राइट? तो 36 नंबर का फॉर एग्जांपल जो है वो चूड़ीदार ये दे दो, ये वाला जो मोल्डी, अब ये क्या है, क्राइटेरिया है, अब मिलता जुलता है। और काले जूते दिखा दो, जरा ब्राउन में आर्टिकल दिखाओ। तो यही काम हमको रॉस के साथ करना हो कि जब मेरा एक कॉलम इसके जैसा दिखता हो, मेक सेंस? जैसे हमने बोला कि हमारे पास कंट्रीज हैं, तो भाई वो तमाम कंट्रीज जरा थोड़ा सा इसको 2 वे रखते हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं जो फॉर एग्जांपल TAN पे एंड करते हैं, जिनका नेम एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। राइट। सो अगर मुझे तमाम वो कंट्रीज चाहिए जो कि टान पे एंड होती हो, तो स्ट्रिंग के अंदर आपने कहा कि कोई भी स्ट्रिंग हो, चाहे शुरू किसी से भी होता हो, लेकिन एंड किस पे होना चाहिए? TAN पे। राइट। तो अभी आपको सर टॉपी रवि बताएंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, आपके पास एक सैम्पल क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई भी, इसको भी देख सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्रीज, कंट्रीज़ के टेबल से हम जो वर्किंग कर रहे हैं, और वेयर जो भी कॉलम का नेम है, नेम लाइक। अच्छा, ये जो पैटर्न को लिखने का तरीका ये है कि जहाँ तक का आप यहाँ पे इसको देखें कि यानी कि हम इसको क्या कहलाता है, ये हमारे पास ये परसेंटेज साइन। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी हो। अब आप उर्दू में बता रहे लॉजिक क्या होनी चाहिए, और अंग्रेजी में आपको खुद ही आ जाएगा। अगर मुझे बताओ कि वो तमाम दुनिया में कौन सी कंट्रीज है जिनका नाम TAN से स्टार्ट होता है? तंजानिया और किससे स्टार्ट होता है? TAN से टैंगो। ओके, और कौन सी कंट्रीज है? अब मजा आ रहा है ना, जोर देना पड़ा। कौन सी कंट्रीज? मतलब ये कि स्टार्ट्स विद का प्रॉब्लम है। जो पिछला वाला था वो किसका प्रॉब्लम था? एंड्स विद का। तो एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, दीज आर पैटर्न मैचिंग थिंग्स, राइट, कि मिलता जुलता। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना स्टार्ट्स विद, तो हम बोलते हैं क्राइटेरिया बताओ, लेकिन उसके आगे क्या मान दो? परसेंटेज, मतलब आगे कुछ भी हो। फंक्शन नहीं, वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं? जो कि बेसिकली आपका एक स्पेस को डिनोमिनेट करते हैं कि ये क्राइटेरिया अवेलेबल करो। जैसे परसेंटेज है, अब जैसे सर कॉपी में पिछली वाली स्लाइड पे जाना, सर एक मिनट स्लाइड पे लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था लाइक परसेंटेज 10, तो हमने बोला था एंड्स विद का प्रॉब्लम है। एंड्स विद का प्रॉब्लम क्या मतलब हुआ कि शुरू में कुछ भी हो, तो हमने क्या सीखा? कुछ भी हो हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज। तो हम बोलेंगे परसेंटेज एंडिंग विद 10, तो परसेंटेज 10 लिख दिया। इससे वो क्या करेगा? वो तमाम उस कॉलम के क्राइटेरिया के मुताबिक जाके सर्च करेगा जो एंड किस पे हो रहे हैं। अब सर आपको ये करके भी दिखाएंगे। सर इनको कोई वो दिखा दें, फर्स्ट नेम्स दिखा दें। जी, मैंने भी करके देखा, लोकेशन सिटी। ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक, यानी कि उसका पहला नाम कुछ भी हो। अच्छा, हमने जो एग्जाम्पल देखी वो एंड्स की एग्जाम्पल थे, हम स्टार्ट के देख लेते हैं। वो सारे नाम जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। तो लाइक इन्वर्टेड कॉमास, ए से स्टार्ट हो रहा हो और आखिर में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। वो सारे नाम आ जाएंगे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, ठीक है। सर AB कर दें। AB कर दें, AB कर लेते हैं, ठीक है। AB आ गया, आसान आ गया। तो अगर मुझे ये बता दें कि वो तमाम नाम बता दें जो कि OL पे एंड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज OL करना पड़ेगा। करके देखें। नहीं आ रहा सर, नाम की बात कर रहे हैं, कॉलम दूसरा कर रहा है। आ रहे, निकॉल आ रहा है, निकॉल आ रहा है, निकॉल आ रहा है। दोनों साइड भी दोनों साइड पे भी लिख सकता है। जब मैं अब परसेंटेज वैल्यू इज स्टार्ट्स विद और इज एंड्स विद, वैल्यू परसेंटेज इज स्टार्ट्स विद, तो परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज इज कंटेन्स। ठीक है। मैंने बात clear हो गई? परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज कर दिया, यानी कि वो सारे नाम फर्स्ट नेम आगे आ जाए जिनके बीच में या कहीं पर भी डबल ही आता है, ठीक है। ये आ गया। सही है, लास्ट में भी आ सकता है लेकिन बीच में भी आ सकता है, ठीक है। Make sense? जी, अब इसके आगे परसेंटेज लगाने में कोई फायदा नहीं होगा ना? लगा सकते, कोई एरर नहीं देगा। कुछ भी के आगे कुछ भी लिख दो, तो कुछ भी की पावर 2 हो गई, इक्वल्स टू कुछ भी, राइट?
अच्छा, इसमें एक वो अंडरस्कोर वाला भी होता है जो परेशान नहीं होंगे। परेशान होंगे। सही। इसमें और भी वाइल्ड कार्ड्स होते हैं भाई। वाइल्ड कार्ड्स सर तौकीर ने भी बोला था कि अंडरस्कोर भी बता देते हैं, लेकिन आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए अभी आपको सिर्फ ये बताया क्योंकि स्टार्ट विद एंड विद कंटेन्स ये फॉरन समझ में आता है, ज़्यादा क्लियर है। लेकिन परसेंटेज के अलावा भी वाइल्ड कार्ड्स हैं। तो देखो नोशन ये है कि मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा भी वाइल्ड कार्ड्स हैं, तो जाके चैट जीपीटी से पूछे व्हाट आर अदर वाइल्ड कार्ड्स अदर देन परसेंटेज इन एसक्यूएल, तो आपको बताएगा। फिर आप जाके उसको एक्सपेरिमेंट करें। आपके पास डेटा डॉट वर्ड मौजूद है, तजुर्बा करें। जब एसक्यूएल वो ऐसी चीज़ है जैसे पांडास बताया था ना कि तजुर्बा जब तक नहीं करोगे तब तक सीखने नहीं आएगा, ऐसे ये भी नहीं है। ठीक, ये बढ़िया थे। अच्छा, प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स लिखी गई है वो काफी हद तक क्यूरेट की गई है कि आपको एग्जांपल्स के साथ समझाई जाए, तो कहीं भी कंफ्यूज हो जस्ट स्लाइड को जाकर मुआयना कर ले, आपको समझ आ जाएगी। सर आपने जो हमें दी वो पीडीएफ स्लाइड पर थोड़ा सा हाँ, ये अपडेट की हुई है मैंने, थोड़ी रन टाइम पे चेंजेस की है, इसको पीडीएफ करके फिर आपको दोबारा देंगे। ठीक है। अब वेयर की क्लॉज के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि कॉन्सेप्ट हमारे पास इन ऑपरेटर का है। ठीक है, इन ऑपरेटर क्या कर रहा होता है? इन ऑपरेटर जी सर एक काम करते हैं ना, हम इनको पहले तकलीफ से गुजारते हैं। सही। मतलब ये है कि हम इनको बोलते हैं कि 2 से 3 इनको स्टेट बता दें, देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट लिखें और 2-3 स्टेट्स निकालें और इनको बोलेंगे इनकी लॉज होना तभी हुआ है। ठीक है, बात समझे? ओहायो हाँ। जब वो मिशिगन हो, 2-3 स्टेट्स बता दें। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप तकलीफ से नहीं गुजरोगे, राइट? तो पहले आपको तकलीफ से गुजारते हैं। अच्छा, किसी भी कॉलम को आप लोग ईडीए कर चुके हो ना, डेटाबेस में ईडीए करने का क्या तरीका है? इस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या हैं, तो अभी सर आपको करके दिखा रहे हैं। लोकेशन स्टेट, तो अब इसके अगेंस्ट में जितने भी यूनिक लोकेशंस अवेलेबल है डेटाबेस में उस कॉलम में, वो सारे आपके सामने आ गए। सर एक काम करते हैं, हम इसमें से उठा लेते हैं मिशिगन, सही है, मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया, ये वाला उठा लेते हैं नाम से। तो नाम किसी नाम, हमारे नाम आसान है। अंडा मोड़, नागिन चौधरी। ठीक है। तो अब मैं दोबारा अपना क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, वेयर। अच्छा, अब तक तो मैंने जब किसी भी एक स्टेट को सिलेक्ट करना था तो मैंने क्या किया था? लोकेशन अंडरस्कोर स्टेट इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ओहायो था तो ओहायो लिख दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा स्टेट को के बेसिस के ऊपर फिल्टर करूँ। जिस तरह आपके पास एक्सेल में मल्टीपल सिलेक्शन आप करके उसको फिल्टर करते थे, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर डेटा को फिल्टर करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंगल कॉलम के लिए, एंड तो आपका मल्टीपल कॉलम्स के लिए था ना, मैं चाह रहा हूँ सिंगल कॉलम के अंदर ही मैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर फिल्टर करूँ डेटा को। तो उसके लिए मुझे सर इनका एक बूलियन कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाए, क्या आप लोग सब जाग रहे हो? हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट? भाई देखो, अभी तक आपने ये सीखा था कि इक्वल्स टू जब लिखते हो और वैल्यू लिखते हो तो आपको ये बात पता चल जाती है कि उस वैल्यू के क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर होकर डेटा आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। अब अगर आपने यही चीज़ सीखी है और मैं आपको बोलूँ 3 स्टेट फिल्टर करने, तो आप बोलोगे लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू ओहायो एंड लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू मिशिगन एंड लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू पेंसिल्वेनिया। कॉमा लगा के और वाले कितने और नहीं होगा, और भी नहीं होगा, और एंड वाले कितने और भी नहीं देंगे आप। एंड वाले कितने रहेंगे? और एंड लगे। भाई हमारी कोई राय नहीं है, पहले लोग जरा जान जाए प्लीज। एंड वाले हाथ उठा लें प्लीज, ठीक हो गया। और वाले हाथ उठा लें, जबरदस्त। अच्छा भाई देखो, एक बात करते हैं, एंड वालों से पहले मुकाबला करते हैं। एंड वाले भाइयों, आप लोगों ने कहा कि जब स्टेट ओहायो भी हो, साथ में ही मिशिगन भी हो, हाँ, नहीं हो सकता। साथ में ही पेंसिल्वेनिया भी हो, ठीक हो गया? इसका मतलब कि एक वक्त में एक सेल की वैल्यू तीनों हो सकती है, तो आइदर ऑफ होगी ना, तो और वाले जीत गए। या ये हो या ये हो या ये हो, तभी तीनों रिटर्न होंगे। अब आप सोचो कि अगर आपके पास एक कॉलम में आपको 6 वैल्यू फिल्टर करनी हो,
तो आप लिखोगे दिस कॉलम इक्वल्स टू दिस और इक्वल्स टू दिस कॉलम इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस और करते लगाओ, तो ऐसे कितनी वैल्यूज लगाओगे, मसला हो जाएगा। अब आपको सर टेक्निक बता रहे हैं कि आप एरे ऑफ वैल्यूज कैसे पास करते हो। जैसे पाइथन में आपने इज इन सीखा था ना, मैंने आप लोग को चैलेंज के अंदर दिया था, वैसे ही आपको अब आपको इन क्लॉज नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है, और इस लिस्ट के इसको एक लिस्ट के अंदर बन करके बाकी सब भी इसी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। सर अगर डेटाबेस के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहीं कैपिटल है कहीं स्मॉल है, तो उसको अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मिशिगन अगर एम स्मॉल में भी आ रहा है, अभी सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या कर अब हुआ कि अब हमारे पास फ़िल्टर जो होगा वो इन 3 स्टेट की बेसिस के ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास डेटा रॉस ओहायो की होगी, या तो वो पेंसिल्वेनिया की होगी, या तो वो मिशिगन की होगी। आगे से अब आपने एक सवाल किया था सर, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दफा डेटाबेस में छोटा लिखा हुआ है मिशिगन, एक दफा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, एम कैपिटल को स्मॉल, तो क्या करेंगे सर? सर एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक काम करते हैं, लोकेशन स्टेट को अपर में ले लेते हैं। सही, अपन लोगों का कॉन्सेप्ट इनको आइडिया फंक्शन लगा दिया, ये क्या करेगा? सबको अपर में कर देगा। मतलब है कि यहाँ से कंपैरेटर कॉलम ही अपर करके लेकर आएगा। तो सर क्या करेंगे? सर ये सारी स्पेलिंग को कैप्स में कर देंगे। तो अब डेटाबेस में छोटा हो या बड़ा मेरे लिए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रन टाइम पे वो अपर होगा और मेरी कैप्स वैल्यू से ही कंपेयर होगा, तो इट विल ऑलवेज बी क्वालिफाइड, राइट? इसको डालने बहुत बड़ी विषय है। तो जब भी स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपर करके और कंपैरिजन करें, ताकि कल सुबह डेटाबेस में वो छोटा कैप्स बड़ा ये मसले ना हो। बल्कि इससे भी ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है अपर ट्रिम की। अपर ट्रिम क्या करता है? जैसे अपर का फंक्शन अपर कैप्स करता है ना, ऐसे ट्रिम का फंक्शन क्या करता है? वाइट स्पेसिस आगे और पीछे से हटा देता है। मतलब ये कभी कभार यूजर ने इनपुट करते हुए ओहायो लिख दिया लेकिन आगे स्पेस डाल दिया, तो क्या वो ओहायो नहीं रहेगा? ये तो ओहायो। तो इससे क्या करेंगे? अपर ट्रिम लगा देंगे और ओहायो से कंपेयर करेंगे तो भी वो रो क्वालिफाई हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी? सभी दोबारा बताएंगे। नहीं, अपर के अंदर जैसे एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एनकैप्सुलेट करता है, ऐसे यहाँ भी कर दे सर। अपर की तरह सर लॉर भी कर सकते हैं, दोनों को कुछ भी कर सकते। ठीक है। अपर की इनकैप्सुलेशन के अंदर ट्रिम इनकैप्सुलेट हो गया, यानी कि पहले ये ट्रिम करेगा, वाइट स्पेस रिमूव कर देगा और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसको कंपेयर कर देगा कैपिटल लेटर जो ओहायो और मिशिगन की लिखा हुआ उससे। अब आपने ये सवाल पूछा ना, ये मैंने जो अपर और ट्रिम करवाया है, ये अपर और ट्रिम क्या है? फंक्शंस है। पाइथन में फंक्शंस होते हैं, ऐसे डेटाबेस में ये फंक्शंस कहलाते हैं। ये बेसिकली स्केलर फंक्शंस है। इस तरह आगे आके डिटेल में कवर करेंगे स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होते हैं? जो कि रॉ लेवल पे चलते हैं। ये हर रॉ पे जाके अपर करेगा, हर रॉ पे जाके ट्रिम करेगा। सर एक बात तो बताएं, ये अपर ट्रिम मैंने लगाया तो क्या बाकी में जो डेटाबेस है उसमें जाके अपर ट्रिम हो जाएगा? ये सिर्फ मुझे दिखा रहा है। नहीं, ये सिर्फ रन टाइम पे आपके डेटा को फिल्टर करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। आपका डेटा एक्चुअल इसी फॉर्म में मौजूद है और उसी फॉर्म में नज़र आ रहा है जिस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आप इसको एक्सेल समझ के यूज कर रहे हो कि मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करी और ये तो सब तेल हो गई, तो बिल्कुल डेटा वैसे का वैसे ही हो गया। तो भाई ये डेटा स्टोर नहीं कर रहे, इंसर्ट अपडेट नहीं कर रहे, आप डेटा डेफिनेशन नहीं कर रहे, डेटा मैनिपुलेट करके सिर्फ देख रहे हो, राइट? वैसे तो डेटाबेस में कोई चेंज करता रहे, कोई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट नेम कर दे तो बाकी सारे कॉलम हो गए। डेटाबेस को चेंज करना हो तो क्या करेंगे? डेटाबेस को चेंज करना है। डेटाबेस चेंज क्यों करनी है? जान लो हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे पास में अपडेट इसका काम करते हैं, इससे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, सिर्फ विजुअलाइजेशन। आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन
किसका काम है नीचे? डेटा इंजीनियर्स. They know how to pick up the data, use relevant tools, transform it, and then send to another scheme. Make sense? सर जिससे एरर्स बताते ETL हैं का extract transform. इसमें भी एरर ना जब एरर आएगा तो मेरा error क्वेश्चन ये था कि पाइथन बता सकता है कि एरर आपका एग्जीक्यूट इधर आ रहा है इसमें सर कोई डेलिब्रेट एरर कर दे, कोई एरर कर दें, एरर क्या एक करते ब्रैकेट हैं? खा गए. सही मिशिगन का हटा दूँ मिशिगन का एम हटाने से कुछ नहीं, वो एरर ये मैंने आखिर में लिस्ट क्लोज नहीं करी, लेट्स सपोज, ठीक है, यस और कोई रन कर, ठीक है. हम लोगों को टैब्यू पढ़ेंगे तो टैब्यू में आप जब डेटा कॉल कर रहे होंगे तो वो हम एसक्यूएल फाइल से करेंगे या किसी डेटाबेस से? एक्सेल से करेंगे. फॉर नाउ एक्सेल से करेंगे, लेकिन डेटाबेस से भी करने में कोई फर्क जैसे नहीं. आप बता दोगे कि फॉर एग्जांपल अगर रियल टाइम जैसे वहाँ किसी कंपनी में काम वहाँ तो किसी तरह सर डेटाबेस में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, टैब्यू के अंदर कनेक्टर होता है, आप डेटाबेस का कनेक्टर यूज करोगे, डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स डालोगे, फिर आपके सामने आ जाएगा कि आपने टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या अपनी कस्टम क्वेरी लिखनी है. तो कस्टम क्वेरी लिखोगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, तो आपको डेटा इंजीनियर ने बताया होगा कि भाई ये वाले टेबल से जाकर डेटा उठा लो. तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, टैब्यू में डेटा आ गया, टैब्यू में डेटा आ गया, आप उसमें मैनिपुलेशन करते रहो, खेलते रहो. सर अभी डमी डेटाबेस के लिंक्स वगैरह दे देंगे जिसके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. डमी डेटाबेस के ये जो मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स सीएसवी दिया है ना, ये खुद एक डेटाबेस है, एक्ट इट लाइक अ डेटाबेस. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के अलावा उल्टे आप के देखो, मैंने आपको कितने सारे डेटा सोर्सेज दिए हैं. सही कॉल सेंटर का भी दिया है, इसका भी दिया है, जितना तजुर्बा करना चाहो आप कर सकते हो. अभी आपको इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स का असाइनमेंट भी दिया जाएगा, फिर आपको फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेन का असाइनमेंट दिया जाएगा, आपका एसक्यूएल पक्का हो जाएगा, फिर आपको ग्रेडेड असाइनमेंट दिया जाएगा. सही Clear हो गया? सर अच्छा मैंने इसमें से एक कमेंट हटाया ना, उसको रेडी नहीं किया उसको। जाहिर है वो तो उसको स्ट्रिंग मिलेगा ही नहीं ना, वो तो उस नाम समझ को था एरर थे। नहीं, वो नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं, उसको सर्च ही नहीं करेगा. लेकिन वो आपने practice की. हाँ, क्या वो बोल सर रहे हो? वो करेक्टर उसको नहीं मिल रहा होगा ना, तो वो बोलेगा कुछ नहीं. मेरा पाइथन एरर दे देता है चलते ही। पाइथन भी एरर नहीं देगा. डीएफ कॉलम में जो है कुछ मिस्टेक यस सर उसको एरर देगा। पाइथन नहीं. सेम एस पांडास है, इसमें तो ये फायदा तो है क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया पे इसको मैच नहीं करेगा तो वो बता देगा. इंस्पिरेशन वहां से ले सकते हो वैसे सही ही. कॉलम में हमारा व्यूज शो आपसे ज्यादा मुश्किल उस क्लास वालों को होती है, पहली दफा वैसे ही होता है. कैपिटल देना था तेरे में स्मॉल था वो नहीं करता है। पांडास से बहुत आसान. कॉलम नेम सही देना पड़ेगा। क्योंकि वो किसी जगह पे यूज़ होगा, यहाँ से फिर सिर्फ शो करने के लिए ना. किसके लिए? पाइथन एरर देता ना है करो. रॉन्ग नेम हो जाए। चलो बताओ. अब ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, ना करो. ग्रेडेड असाइनमेंट में खुद फंस जाओ. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया. देखिए ठीक है. यहाँ पर इन क्लॉज भी एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छा सर, हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हमें ये वाले शहर नहीं चाहिए हो, तो फिर हम उसके लिए हमें करना होगा, इनसे पहले नॉट लगा देंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा, ओहायो और मिशिगन के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का डेटा हमारे पास यहाँ पर फैच हो जाएगा. इस ओहायो और मिशिगन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इन नहीं बल्कि लिखा है नॉट इन. सही है. तो नॉट का जो आपके पास फंक्शन है नॉट, ये आप सिर्फ इधर नहीं बल्कि इसको आप लाइक में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह आपने लाइक किया, इस तरह नॉट लाइक भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वो उसको रिवर्स कर देगा आपकी जो भी आपने कंडीशन दी हुई है. ठीक है, सर क्या ये नॉट की जो कंडीशन है वो मैं इक्वल्स टू के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल. अगर इक्वल टू की जैसा आपने सिंगल सिलेक्शन कर रहे थे, सिंगल फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो आप इक्वल टू लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू ओहायो कर रहे थे. तो अगर आप नॉट इक्वल्स टू ओहायो करेंगे तो क्या होगा, ओहायो के अलावा एक्सक्लूडिंग ओहायो जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का डेटा आपके पास आ जाएगा. ठीक है, इस तरह नॉट इन आपको समझ में आ गया है. उस तरह अगर हम जी सर, एक काम कीजिए, आप लिखे फ्रॉम वेयर लोकेशन अंडरस्कोर स्टेट और एक्सक्लेमेशन मार्क बनाए. नॉट इक्वल्स टू, पाइथन वाला में यहाँ पे वो वाला नॉट नहीं लिख सकते भाई. क्लियर हो गई बात? सोच रहे होगे ना, नॉट लाइक लिखूंगा तो यहाँ भी नॉट लिख दूंगा, नॉट इक्वल्स टू NOT स्पेस इक्वल्स टू ओहायो.
तो नहीं चलेगा। यहाँ पे नॉट लिखने का तरीका ये है, जैसे बिकॉज Python में ये रिलेशनशिप ऑपरेटर होते हैं, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, तो ये वो वाला ऑपरेटर। पहले हम चाहे नॉट इन अल्फाबेट में लिखें इस तरह NOT IN या इस तरह लिखें, इक्विवेलेंट नहीं है, या नहीं नहीं, यही समझाना चाह रहा हूँ। जो समझे उसी को उल्टा कर दो, नॉट लगा दो उसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? सही सही सर एक काम करें, सर ऊपर आए, आप एक काम करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के नॉट लिख दें, स्पेस लगा दें, चलाएं। अरे ये क्या होगा? यही कह रहे थे ना? ये नहीं कह रहा था, क्या कह रहे थे? ये नॉट मैं भी नॉट इन हाँ, इक्वल्स टू में नहीं कह रहा था, नॉट इन तो चलेगा, नॉट इन चलेगा, में चलेगा, लाइक में चलेगा, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो ना, वहां नहीं चलेगा। क्लियर? वो क्लियर। नॉट इन तो चलेगा सर। इनके अंदर हम सिंगल भी दे सकते हैं, जो सिंगल का फ़ायदा नहीं, जब सिंगल ही देना तो आप इक्वल टू भी कर दें, लेकिन ये सिंगल के भी चल जाएगा। अच्छा भाई, जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे ना, तो उसमें आपने सिंगल ऑपरेटर कन्वर्ट आपने कंपेयर करना था, और आपने मुझे फ्लेक्स दिखाने के लिए कि सर मुझे इन भी पता है, तो आपने सिंगल कंपैरिजन में इन इस्तेमाल कर दिया एक के साथ, तो मैं आपको वहाँ कट कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ जाएगा कि इसका मतलब कि आपको ये नहीं पता कि कब मल्टीपल भी यूज़ करना है और कब सिंगुलर में यूज़ करना है। जब सिंगुलर कर रहे हो तो इक्वल्स टू लगाओ, जब मल्टीपल कर रहे हो तब इन क्लॉज यूज़ करो, राइट। तो यू नीड टू एक्ट स्मार्ट कि कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन मैं आपकी ये जो कहते हैं ना बचपन से पेंसिल पकड़ने का एक तरीका होता है, वो बताता है कि कैसी हैंड राइटिंग बनेगी। तो ऐसे SQL लिखने का तरीका मैं आपको शुरू से ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस बना रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जब आप मिलियंस और बिलियंस की रो पे काम करोगे, तो वहाँ पर आपने इन क्लॉज यूज कर लिया सिंगल के लिए, तो वो क्वेरी 10 सेकंड में रिटर्न होगी, लेकिन जब आप इक्वल्स टू यूज करोगे वो 1 सेकंड में रिटर्न हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो? 1 सेकंड में रिटर्न हो, 10 सेकंड में? मेक सेंस? तो वहाँ आपको परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि अगर इन क्लॉज है वो एरे सर्चिंग करता है, तो एरे सर्चिंग का एल्गोरिथम कॉस्ट में भारी है। जो इक्वल्स टू का एल्गोरिथम है सर्च करने का, वो कॉस्ट में कम है। वो फाइंड करता हूँ मेरों के बाद ये एक अलग दुनिया है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन एक अलग दुनिया है, मगर आपको मैं लिखने का तरीका इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले से आपकी बेस्ट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो। जब सिंगल कंपैरिजन कर रहे हो, यूज इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, सिंगल चीज हो या ना हो, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू। मल्टीपल हो तो फिर इन और नॉट इन यूज कर। अच्छा, एक दफ़ा लाइक के साथ भी नॉट लगा के देख लेते हैं। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए से स्टार्ट हो और एंड विथ ए हो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ही एंड हो रहा है, और जब मैं यहाँ पे नॉट लाइक लिख दूंगा तो ये सबसेट नहीं आएगा, तो इसके अलावा बाकी सब आ जाएंगे। इस सबसेट ऑफ डेटा के अलावा सब कुछ आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इन क्लॉज कब यूज करेंगे और नॉट इन कब करते हैं? ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात पूछ रहा हूँ। अक्सर लोगों को क्वेरी लिखना तो आती है, तब कौन सी लिखनी ये नहीं पता होता। मुझे बताओ कि एक आपके पास एरे है जिसके अंदर 6 वैल्यूज है, कॉलम है जिसके अंदर 6 यूनिक वैल्यूज है, और आप सेलेक्ट करना चाहते हो कि इन क्लॉज लगाते हो और 4 यूनिक वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हो। ये बेहतर है या नॉट इन यूज करना बेहतर है? नॉट इन। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। उसमें दो आपको क्राइटेरिया, क्योंकि नॉट इन क्या करेगा, 2 को मिस कराएगा, कॉस्ट कम यूज होगी और बाकी सबको लेकर आ जाएगा। बजाय है कि आप 4 चीजों को क्वालिफाई कराओ और 2 को मिस कराओ, उस पर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ज्यादा होगी। ये आपको बात छोटे छोटे टेबल पे कुछ भी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े टेबल्स पे काम करोगे बिलियंस ऑफ रॉस के ऊपर, तो वहाँ आपको नजर आएगा कि यार मैं जब 4 को इंक्लूड करता हूँ तो क्वेरी 10 सेकंड में आती है, और जब मैं 2 को एक्सक्लूड करता हूँ क्वेरी 3 सेकंड में वापस आती है। सर नीचे टाइम भी दे रहा होता है, इतने सेकंड में एग्जीक्यूशन टाइम आता है। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आया? तो एसक्यूएल क्वेरी लिखना, सर मेरा आंसर तो वही आ रहा है जो आपने बताया, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों कटती है? तो भाई मैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी देख रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। महज लिखना बना है, लिखना नहीं। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इन की क्लॉज आपको समझ में आ गई, इन नॉट इन। आप लोग समझ में
बनानी। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और वेयर की क्लॉज के अंदर एक और ऑपरेटर आ रहा है जो कि बिटवीन के नाम से, ठीक है। बिटवीन के नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि ये किसी दो चीज़ के दरमियान हम उन दो पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम ज़ाहिर यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें हमें दोनों को इंक्लूड करना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से 10 तक या कोई डेट से लेकर कोई डेट तक आप सब उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप जो एग्जाम्पल्स कोई लिखी हुई उनको भी देख लें। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट बिटवीन 1500 एंड 4500, ठीक है, या बिटवीन डेट 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23 तक, ठीक है। अच्छा, बिटवीन से पहले ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, बिटवीन की ज़रूरत शायद हमें तब समझ में आएगी तो हम ग्रेटर देन के कॉन्सेप्ट को या लेस देन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के अब हम क्वेरी लिखने जा रहे हैं और ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा निकालने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की टेबल में से कि जो जिनकी बर्थ डेट एक सर्टेन क्राइटेरिया बताए थे कि उससे बड़ी हो, ठीक है। बर्थ डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95, ठीक है। 1 जनवरी 1995 से और उससे बड़ी जिसकी भी बर्थ डेट होगी वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, और जिनकी छोटी होगी उससे वो नहीं आएंगी, ठीक है। देखिए सारा डेटा जो रिटर्न हो रहा है वो उस क्राइटेरिया को सफिस करते हुए हो रहा है। सब लोगों की जो बर्थ डेट है वो 1 जनवरी 1995 से ज़्यादा की है। मेक सेंस? तो अगर आपने फॉर एग्जांपल निकालना हो कि वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल 30 साल से ज़्यादा है, तो आज से 30 साल पहले कैलकुलेट कर ले क्या साल बनता है और वहाँ से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अब हम आगे देखेंगे इसके और स्मार्ट तरीके, लेकिन जब आपको जितनी नॉलेज पता हो उसमें रह के ऑपरेट करने का तरीका यही है। ये बात क्लियर हो गई? साथ साथ आपको ये बात भी पता होगी कि हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा रहे हैं, हम सिर्फ ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे तो क्या होगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे तो क्या होगा। आप लोगों ने पाइथन के अंदर ये ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अंदर ये 1995 1 जनवरी भी इंक्लूड है, और अगर आपने सिर्फ ग्रेटर देन लगा दिया तो इसके बाद जितना वाला डेटा है, सही है, 2 जनवरी और उसके बाद वाला डेटा सारा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1995 अब जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई, तो अब जितना आपने एसक्यूएल सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि आपने वो लोग सेलेक्ट करने हैं जिनकी पैदाइश 1993 और 1995 के दरमियान हुई है। तो सर कैसे लिखेंगे? बिटवीन यूज नहीं करते। लेट्स सपोज अभी हम ग्रेटर देन की कमांड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। जो आप Between- नॉलेज पता है ना वो सबको हेल्प करो, कैसे लिखेंगे कोई? 1993 1 जनवरी से लेकर एंड या और इन दोनों के बीच नहीं जाएंगे ना, एंड आएगा। और वाले हाथ उठा के भाई, अभी पहले उनका नाम लिख लीजिए। हाथ तो उठाओ। नहीं सर, अरे कभी कर ली। 1995, ठीक है। 1993 से लेकर 1995 तक की ये पूरे 2 साल की रेंज का इस पूरे 2 साल में जो जिनकी बर्थ डेट आती है वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। राइट, अब तक जितना जानते थे वो नॉलेज आपने एप्लीकेबल कर ली। जो टूल्स हम जानते थे, हमें एंड का मालूम था, हमें लेस देन ग्रेटर देन पता चला था, तो हमने जो भी क्वेश्चन दिए गए वो हमने सॉल्व कर लिया। और लाइफ में ऐसे होता है, जब तक जितनी चीज़ पता होती है आप वैसे ही सॉल्व करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बिटवीन भी कर सकते हो। सर बिटवीन करके दिखाइए। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेरी को हम बिटवीन के ज़रिए भी लिख सकते हैं। बिटवीन किस तरह से लिखेंगे
वेयर बर्थ डेट, यहाँ पे डेट्स पहले और एंड लाइन के बीच में बर्थडे का है। यहाँ पे इस ऑपरेटर को हटा के मैं बिटवीन फर्स्ट डेट एंड, अब मुझे यहाँ दोबारा यहाँ कॉलम का नेम और ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एंड के बाद मैं डायरेक्ट अपनी लास्ट रेंज बता सकता हूँ। ठीक है, तो बर्थ डेट बिटवीन फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट, ये सेम उसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से आपका ग्रेटर देन और फिर लेस देन मिलाकर आपकी वर्किंग होगी। ये बेहतर है, वो वाला बेहतर था। ये बेहतर है। ये बेहतर है, राइट। तो हम इससे एक लेसन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप जब अपनी पहली सीक्वल क्वेरी लिखोगे तो वो बिल्कुल अजीब सी होगी, बेसिक सी होगी, राइट। जब आप 5 दफ़ा क्वेरी लिखोगे तो छठी आपकी क्वेरी इंप्रूव हो चुकी होगी, वहाँ पे शायद आप बिटवीन लिख रहे होगे, तब तक आप 5 दफ़ा गूगल, 6 दफ़ा चैट जीपीटी में जा चुके हैं, राइट। हाँ जी, बिटवीन में इक्वल टू शामिल है। बिटवीन के अंदर एक बात है, मतलब ये कि जो आपने रेंज दिए ना वो रेंज शामिल है। मतलब बिटवीन में आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप शामिल ना करना चाहो। अगर आपको शामिल ना करना वाली चाहिए ना और ग्रेटर देन लगाना चाहते हो तो फिर देन यूज ग्रेटर देन अप्रोच, देन यू कैन नॉट यूज बिटवीन। हाँ, बिटवीन ये इम्प्लाई करता है कि जो डेट्स आपने दी ना उनको इंक्लूसिव लेके चलो। सर इस डेट रेंज के अलावा अगर मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ, यानी बिटवीन जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी है, वो लोग जिनकी लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की रखा है, इस डेट के अलावा इन डेट्स के अलावा डेट्स कैसे देते हैं? नॉट लगा देंगे। अब वो लोग जिनकी पैदाइश 1993 से लेकर 1995 तक है, उनके अलावा सब कुछ दिखा रहे हैं। मेक सेंस? ठीक है, क्लियर है? यस राइट। तो लेट्स नेक्स्ट कांसेप्ट आ रहा है। चलो, नल वैल्यूज। अच्छा, ये कौन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इस अच्छा, नल वैल्यूज क्या होती हैं? भाई बोर तो नहीं हो रहे? सही है, सही चला। ठीक है, मैं इसी तरह से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको जो मैं थोड़ा सा असाइनमेंट को वो मीनिंगफुल हो, आपको खुद भी अच्छी कंप्लीट हो। अच्छा देखो, नल वैल्यूज क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया था? नल वैल्यूज वो होती हैं जो कि मौजूद नहीं होती। अच्छा, कोई चीज अपने पास डेटाबेस में मौजूद ना हो तो वो ऐसे ही है, मतलब रैंडम है नहीं, या उसका कोई मीनिंगफुल थॉट होता है। आपके पास एक कॉलम की वैल्यू खाली है, ये कोई बिजनेस मीनिंग रखता है या बस रैंडम है? कुदरत बिजनेस मीनिंग है। रैंडम तो जा सकता है, लेकिन खाली होना आपका दिमाग एज अ डेटा एनालिस्ट करता है कि ये नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी भी कोई मतलब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फील्ड है जहां पर आपके पास आ रहा है कि आप इंश्योरेंस के डेटाबेस में काम कर रहे हैं और इंश्योरेंस में आ रहा है कि आपने नेक्स्ट ऑफ किन मार्क करना है नहीं करना, तो नेक्स्ट ऑफ किन के लिए आपने टिक किया तो आपको नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल डालनी पड़ेगी, टिक नहीं किया तो आपको डिटेल। इसका मतलब ये वाले जो कॉलम्स होंगे वो डेटाबेस में जब डिक्लेयर किए गए होंगे तो उनको क्रिएट टेबल में नॉट नल रखा गया होगा या नलेबल होंगे? नलेबल होंगे, मतलब खाली हो सकते हैं क्योंकि हर कोई नेक्स्ट ऑफ किन मार्क नहीं करेगा। ये बात सही है? इसका मतलब अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल को रीफ्रेम करता हूँ। एक एम्प्लॉय है जिसका मेरे पास टर्म डेट मौजूद है, टर्म डेट मौजूद है। एक एम्प्लॉय है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड डेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट मौजूद है, तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। Do you agree? Yes. Do you agree? Yes. एक एम्प्लॉय जिसका कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट नाम का कॉलम में वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब वो क्या एम्प्लॉय हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हुआ। और वो एम्प्लॉय जिसकी कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट मौजूद नहीं है वो परमानेंट एम्प्लॉय हुआ। मेक सेंस? इसका मतलब खाली होना और खाली ना होना एक बिजनेस मीनिंग रखता है। ये बात क्लियर होगी? अब सर एक काम करते हैं, क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें सर आगे स्क्रॉल कर लें, अभी लगा हुआ है, सिर्फ कॉलम्स आगे स्क्रॉल करें नीचे। हाँ, ये कॉलम्स आगे स्क्रॉल कर दें। इसमें एक कॉलम आ रहा है टर्म डेट के नाम से, ये देख रहे हैं? Yes. टर्म डेट कुछ की भरी हुई है, कुछ की भरी हुई नो डेटा। जहाँ पे लिखा है वो क्या है? नल।
नो डेटा जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है? नल। अच्छा ये ऐसे दिखा रहा है, आप शायद ऑरेकल का सीक्वल डेवलपर यूज करेंगे तो वो दिखाएगा नल, राइट? सीक्वल सर्वर यूज करेंगे तो वो ब्लैंक दिखाएगा। ये खुश असलूबी से लिखा हुआ आ रहा है नो डेटा। इससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो कॉलम है वो स्ट्रिंग वारचार कॉलम है कि जहाँ पे नहीं वहाँ नो डेटा लिखा हुआ है, बाकी में नहीं लिखा हुआ। ये खूबसूरती में सिर्फ दिखा रहा है कि नो डेटा। और क्लियर हो गई? बाकी में नो डेटा रॉ के अंदर मौजूद नहीं, मतलब रॉ के अंदर वो ब्लैंक है। ये बात क्लियर हो गई? नल है। अब सर एक काम करते हैं, हम वो एम्प्लॉइज निकाल के मुझे बता दें जिनकी टर्म डेट मौजूद है। टर्म डेट मौजूद होने का क्या मतलब था? कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर मैं वो रोज को सबसेट कर लूं, निकाल लूं, वो रोज सेलेक्ट कर लूं जिनकी टर्म डेट मौजूद है, तो मेरे पास रिटर्न में वो तमाम कौन से एम्प्लॉइज आएंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल आएंगे। और अगर मैं बोलूं कि जहां पे टर्म डेट मौजूद ना हो, इज नॉट नल, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? क्लियर होगी बात? तो एसक्यूएल में नल आपका मीनिंगफुल होता है। तो आपने इस स्टोरी से ये सीखा। दूसरी चीज ये कि नल्स को आप ऑपरेट कैसे करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ बिजनेस आंसर। कौन से कॉलम है? तो ये बात, अब ये बात टर्म डेट के बारे में जो मुझे इल्हाम हुआ कि टर्म डेट की ये खूबसूरती है कि टर्म डेट मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, टर्म डेट मौजूद नहीं है तो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, परमानेंट है। ये इल्हाम मुझे कहां से हुआ? इल्हाम तो किसी को नहीं होता। तो मैंने मांगी थी डेटा डिक्शनरी। उस डेटा डिक्शनरी में लिखा हुआ था कि जब ये टर्म डेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए होती है, तो मेरा अकल चला और मैंने कहा जब टर्म डेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए होती है तो परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए टर्म डेट मौजूद नहीं है। ऐसे डेटा डिक्शनरी पढ़ी जाती है और इंफर किया जाता है, और फिर आप अपने मैनेजर से जाके कंफर्म करते हो कि सर मैंने ये मतलब समझा ये सही है, वो भी कंफर्म कर देगा तो बोलेगा आप फिर आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग कितनी क्रिटिकल है कि कल सुबह आपको बोला कि हमने तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को फारिग करना है और आपने गलती से इज नॉट नल लगा के निकाल दिया, तो आपने तो परमानेंट लोगों को फारिग कर दिया। तो व्हाई डेटा डिक्शनरी इज इंपॉर्टेंट, राइट? चले सर इस नल निकाल दें। अब तमाम वो एम्प्लॉइज आ रहे हैं जहां पर टेम्परेरी, तो मतलब ये टेम्परेरी नहीं नहीं चार काम करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ गई? ओके सर मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी अवेलेबल है? दरअसल स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल होना सर ये छोड़ दें इसको। ये आप अच्छा ये वाला जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको बताता है कि आप फंक्शंस लगा सकते हो। जैसे हमने किसी कॉलम के ऊपर अपर का फंक्शन लगाया था, ट्रिम का फंक्शन लगाया था ना, ऐसे ये जो फंक्शंस हैं अपर और ट्रिम, ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं या न्यूमेरिक फंक्शंस हैं? इसी तरीके से न्यूमेरिक फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किसी की सैलरी आ रही है तो हम उस पे राउंड का फंक्शन लगा के कॉमा 2 देकर उसका राउंडेड टू 2 वैल्यूज आउटपुट ले सकते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे सर एक काम करें, इस डेटाबेस के अंदर एक और टेबल है हमारे पास, कॉल सेंटर का अब मैंने अपना डेटा चेंज कर लिया, मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉल सेंटर कर लिया। तो ये कौन सा डेटा लोड कर लिया? हमारे कॉल सेंटर डिपार्टमेंट का, राइट? अच्छा आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर आ रहा है, ये देख रहे हो सी सेट स्कोर आ रहा है। हर कॉल के बाद हम कस्टमर का कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर लेते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे 7 आ रहा है, नो डेटा आ रहा है, 1 आ रहा है। मैं चाहूँ तो ये काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं सी सेट को बुलाऊँ, ठीक है, सी सेट अंडरस्कोर स्कोर कॉमा, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ, सी सेट अंडरस्कोर स्कोर, इस वाले को मैं
राउंड के फंक्शन में ले लेता हूँ। जैसे पाइथन में करते हैं। अब आप ये नोटिस करो, एक और कॉलम क्रिएट हो गया। आ रहा है अब नजर? अब ये देखिए सी सेट स्कोर क्या आ रहा है 5, लेकिन यहाँ पे राउंड टू 2 वैल्यूज क्या आ रहा है 5.20। हैड इट बीन क्या अगर ये वैल्यू होती 7.456 तो ये राउंड का फंक्शन लगाता तो क्या हो जाता 7.4 2 डिजिट तक चले जाता। तो 7.456 जो है वो राउंड होने के बाद क्या बनता है 45। मेक सेंस? 456 है तो राउंड तो 2 डेसिमल होने के बाद क्या हो जाएगा 46। कॉमा लगाया है, कॉमा लगाया, ये मैंने कॉमा लगाया और 2 से पहले भी कॉमा लगाया। ये देखो ना 2 से पहले कॉमा लगाया हुआ है। यहाँ की बात कर नहीं और जी सेट राउंड की लग यहाँ की राउंड इससे पहले ये कॉमा लगाया है, 2 कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए। ब्लर हो रहा अच्छा 2 कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाया। क्लियर हो गई बात? सेम वही पाइथन वाला है। सेम जैसे आप पाइथन में फंक्शंस लगा सकते हैं उसके ऊपर उनको इंकैप्सुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही आप एसक्यूएल में भी कर सकते हैं। आप लोगों को फायदा ये कि आप लोग पाइथन ऑलरेडी जानते हैं, पांडास के ऊपर अच्छा खासा आपने काम किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रेजोनेट होंगी। ठीक है जी? सिंपल कोई फंक्शन वो इंटीजर लिख के जाना है, कोई नंबर को कन्वर्ट कर देगा, पहले कोई कॉलम लिखना है, डुअल करनी है। जैसे एक एग्जांपल है, तो डेसिमल 2 का मतलब 2 डेसिमल आना चाहिए लेकिन 1 आ रहा है ऐसे तो पॉइंट के बाद ये नोटिस कीजिए मैंने इसको जानबूझ के कॉलम के नाम की जगह क्या दे दिया 4.5678 और जब मैं इसका राउंड करूंगा तो ये क्या मुझे आउटपुट देगा 4.57। क्लियर हो गई बात? तो इसी ये बेसिकली कहलाते हैं स्केलर फंक्शंस। स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं? रॉ बाय रॉ एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि 4.5678 ये कहाँ से आ गया? ये तो कोई हमारे कॉलम का नाम ही नहीं है, ये हार्ड कोडेड है। सी सेट स्कोर से वो वैल्यू निकालिए। नहीं 4.5678 जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यू है। मतलब जब मैंने डाली है ना तो ये अपनी मेमोरी में क्या कर रहा है, हर रॉ के अगेंस्ट में इसने 4.578 हार्ड कोर अज्यूम कर लिया और फिर उसको राउंड करके दिखा दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये डेटा के अंदर जाकर फर्दर कॉलम ऐड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है ऐसे। क्लियर हो गई बात? सिर्फ दिखा रहा है, मतलब ये कि ये 4.5678 डेटा में जाके कॉलम नहीं बन जाएगा। क्लियर हो गई? अच्छा यहाँ तक कि हम गेम सेव कर रहे हैं, ठीक है जी। और आई होप सो कि आपको एसक्यूएल के बारे में एक बेसिक प्राइमर मिल गया होगा। मेक सेंस? और क्योंकि आपने पांडास पे काम किया हुआ है तो जस्ट ट्राई टू रिलेट इट कि वहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था। बिकॉज आपका जो ग्रेडेड असाइनमेंट होगा ना वो आपसे ये कहेगा कि आपने वही असाइनमेंट पाइथन में भी सॉल्व करना है और वही असाइनमेंट आपने एसक्यूएल में भी सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह वो असाइनमेंट करने के बाद ना आपको बिल्कुल पक्का क्लियर हो जाएगा कि मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो अब मेरे लिए चॉइस है कि मैंने उसको एसक्यूएल में सॉल्व करना है या पाइथन में। डेटाबेस में मिल रहा है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इन डेटाबेस, और अगर पाइथन में मिल रहा है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इन पाइथन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे चेक पॉइंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस हवाले से। ठीक है सर? सर जो आपने असाइनमेंट दिया है एसक्यूएल का, इसकी फाइल डाउनलोड यहाँ से करके बिल्कुल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। प्लीज अप्लाई। अच्छा नहीं, डीबी ब्राउजर की बात कर रहे हो? जैसे आपका जो असाइनमेंट है ना ह्यूमन रिसोर्स वाला, वो ह्यूमन रिसोर्स वाला असाइनमेंट आप चाहो तो मेरी तरह इसी तरीके से data.world पे कर सकते हो, और जब चला लोगे क्वेरी तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक हो गया? दूसरा तरीका ये है कि मैं .db की एक फाइल अपलोड कर दूंगा तो आप लोकली डेटाबेस में भी चला सकते हो। हाउएवर आई वुड एनकरेज कि आप data.world पे जाके करो, क्योंकि data.world जो है ना वो काफ़ी हद तक नियर टू डेटाबेस आपको एक एक्सपीरियंस देता है। डीबी ब्राउजर के अंदर मसले ये हैं कि वहाँ पे डेट रिकग्नाइज नहीं होती, वो एसक्यूएल लाइट है। जैसे ऑरेकल है ना, ऐसे MySQL है, ऐसे एक्सिस, ऐसे ही IBM DB2, ऐसे एसक्यूएल लाइट है। एसक्यूएल लाइट गरीबों की डेटाबेस है, राइट? और गरीबों की डेटाबेस का मतलब है बहुत छोटी कॉम्पैक्ट है। एक्चुअली ये यूज़ होती है एंड्रॉयड ऐप्स के पीछे,
एंड्रॉयड ऐप्स आपकी छोटी पैकेज होती हैं, तो उनके लिए जो टेम्पररी स्टोरेज होता है ना, वो इन SQL लाइट डेटाबेसेस के अंदर होता है। कभी आप मोबाइल के डेटाबेस पे जाओ ना, तो व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन देखना, वो .db होगी, उसको कॉपी करना और अपने SQL लाइट में ला के खोल सकते हो। मेक सेंस? लेकिन खुलेगी नहीं, वो इंक्रिप्टेड होती है। ये डेटाबेस हमारे पीसी में नहीं बनती। ये डेटाबेस हमारे सर पुराना डेटाबेस तो कहीं भी बन सकती है, आपके किसी में बन सकती है, लेकिन यूजुअली सर्वर होस्ट होता है जहाँ पर सारा डेटा रिसाइड होता है। सर हम अपने पुराने सिस्टम को डेटाबेस सर्वर बना के उसके साथ आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर ली इसी के अंदर डेटाबेस फॉर इंस्टेंस मेरे पास ओरेकल और पोस्टग्रे दोनों हैं, ठीक है। मैं अगर पोस्टग्रे नहीं, मैंने जब वहाँ करना था जो SQL बायोलॉजी था, उस पर मैंने जब डेटाबेस देखा वो आई गेस मैंने कहीं और पर देखा कि वो वहाँ भी शो हो रही है। ऐसी कोई फीचर नहीं होती, पीसी में नहीं होती। डेटाबेस सर्वर होती है, उसकी एक स्टोरेज होता है, राइट? जो क्लाइंट कनेक्ट होता है, क्लाइंट किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर सकता है। जैसे SQL डेवलपर वो आप एक उससे Oracle भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे MySQL का सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्लाइंट है, सर्वर है। तो बेसिकली हम अच्छा अगर हमने पोस्टग्रे करना है, पोस्टग्रे में तो SQL तो Oracle हो सकता है। कुछ जगहों पे पोर्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, जैसे Oracle है, MySQL उसी का प्रोडक्ट है, MySQL उसी का प्रोडक्ट है, इसलिए Oracle SQL डेवलपर है, MySQL भी कनेक्ट होगा और Oracle SQL। अच्छा, लेकिन पोस्टग्रे नहीं होगा, SQL सर्वर नहीं। तो इनका अपना पोस्टग्रे खुद ही क्लाइंट भी है और डेटा खुद ही है। पोस्टग्रे के अपने क्लाइंट्स होते हैं, आप ऑनलाइन गूगल पे लिखें पोस्टग्रे SQL सर्वर SQL क्लाइंट, तो आपको कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, वो उस पोस्टग्रे के सर्वर से मिलेंगे। जब बेसिकली वो कंपनी का जो डेटाबेस है ना, हम उसको कनेक्शन देके ना, जिस कनेक्शन पे जाके वो लगी तो काम तो एक ही कर रहा है। ओरेकल में पीछे भी खोला, उसमें भी वो वैसी काम कर रहा है जो ओरेकल में कर रहा है SQL डेवलपर से। दोनों क्लाइंट है। क्लाइंट्स ही, इवेंचुअली क्लाइंट्स ही, आप जैसे MySQL में PHP क्लाइंट करेंगे, एक और एडिशन करना है। पहले मैंने पाइथन और एक्सेल रखा था, अब मैं पाइथन और एक्सेल भी कर देता हूँ। और